बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सब सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और आज जिस तरह से दुनिया भर समय पाकिस्तान में भी वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे मनाया जा रहा है, हमने इस पर बात भी करी है, लेकिन हमजा हमें सोचना होगा कि हमने अपनी जो अब नस्ल है इसको हमने अगर जिस तरह हम चाहते हैं, हम बनाना चाहते हैं इसको, हमें उनकी तरबियत आज से ही करनी होगी। उनको ऊपर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान भी रखना होगा। और जिस तरह से कहते हैं ना कि बच्चों को सोने की जो है ना चम्मच से नवाला खिलाना चाहिए, लेकिन जो नज़र है उसके ऊपर शेर वाली लगनी चाहिए, तो वो बच्चे जो है ना फिर सीधे हो जाते हैं। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। बड़ी जिम्मेदारी है, हम सब के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। जब बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा होता है तो उसमें बच्चों से मोहब्बत तो होनी चाहिए, प्यार भी करना चाहिए, लेकिन और बहुत जिम्मेदारियां हैं हमारे ऊपर। ख़ास तौर पर उन पर तवज्जो देनी चाहिए। क्या बच्चों की बेहतर सेहत के लिए हम कुछ कर रहे हैं, बच्चों की बेहतर तालीम के लिए हम कुछ कर रहे हैं, बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हम कुछ कर रहे हैं, ये वो सब चीज़ें बच्चों की तरबियत के लिए क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, बच्चों के बेहतरीन इखलाक के लिए हम लोग फिर क्या कर रहे हैं। हमें अपना भी इखलाक बेहतर रखना होगा। और दूसरे ये कि जब हम बच्चों की तरबियत कर रहे हो तो फिर जिस तरह से हम चाहते हैं कि हमें आउटकम हो, वैसे ही हमें उनसे बातचीत भी करनी होगी, वैसे ही हम उन्हें उसी तरह से हमें उन्हें फीड भी करना होगा, ताकि हमें जो आउटकम जो हम चाहते हैं रिजल्ट के मुताबिक हमें वही मिल रहा है। बच्चों का आलमी दिन मनाने का मकसद सिर्फ अपने बच्चों से मोहब्बत और प्यार करना नहीं है। दुनिया में जितने भी बच्चे हैं उनका ख्याल रखने की ज़रूरत है। हमें उन बच्चों का भी ख्याल रखना है कि जो बच्चे शायद वो लग्जरीज़ इंजॉय नहीं कर सकते हैं, वो बच्चे जिनके पास बुनियादी सहूलियात मौजूद नहीं हैं, उनको वो सहूलियात पहुँचाना जो कि उनका हक़ है। रियासत की तो ज़िम्मेदारी है ही है, हुकूमतों की ज़िम्मेदारी हुआ ही करती है, लेकिन इनफरादी तौर पर हमारी क्या ज़िम्मेदारी है, इस पर हम तफसील से बात करेंगे, क्योंकि बच्चों का आलमी दिन है, बड़ा अहम दिन है आज। लेकिन पहले हम बात करेंगे हुकूमत की उन काविशों की जो आम आदमी के लिए की जा रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कह रहे हैं कि जी कम आमदन वालों को किसी हुकूमत ने सहूलत नहीं दी है, जिसके बायस गरीब के लिए अपना घर बनाना बहुत ही मुश्किल रहा है, बल्कि नामुमकिन रहा है। बिल्कुल, इस्लामाबाद में फ्राश टाउन अपार्टमेंट्स के दौरे पर इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि फ्राश टाउन में गरीब तबके के लिए 2% सर्विस चार्जेस पर सब्सिडी दी गई है, जिसके लिए हुकूमत ने भी 35 अरब रुपए सब्सिडी के लिए मुख्तस किए। और हमारी कोशिश ये है कि जितना एक माह का किराया हो उतनी ही किस्त भी हो। बिल्कुल ऐसे ही। और वज़ीर आज़म साहब ने बताया कि मंसूबे में 400 फ्लैट्स कच्ची आबादियों के रिहायशियों के लिए मुख्तस हैं। वज़ीर आज़म साहब क्या कह रहे थे, पहले आपको वो सुना देते हैं। जो तनख्वाहदार तबका है, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है अपना घर बनाना। 90% टैक्सेस ये कम आमदनों के लिए हमने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए छूट दे दी। टोटल जो हम कंस्ट्रक्शन इस वक्त घर बन रहे हैं वो 1 लाख यूनिट्स हैं, और 1 लाख में से जो बैंकों के पास एप्लीकेशंस आए हुए हैं वो 226 अरब रुपए के एप्लीकेशन हैं। इनमें से 90 अरब के एप्लीकेशंस अप्रूव हो चुके हैं। ये तो वज़ीर आज़म जो गुफ्तगू कर रहे थे घर के हवाले से, कि अपनी छत के हवाले से बात कर रहे थे, वो आपने सुनी। दूसरी जानी वज़ीर आज़म ने सहूलत कार्ड से मुतालिक ठोस पॉलिसी मुरतब करने का फैसला भी किया। अच्छा, कौमी सेहत कार्ड, किसान कार्ड और एहसास राशन कार्ड है, उस पर अब ठोस पॉलिसी वज़ा की जाएगी। और वज़ीर आज़म की ज़ेर-ए-सदर इजलास में फैसला किया गया कि हुकूमती सहूलत कार्ड्स के बारे में कौमी सतह की आगाही मुहिम शुरू की जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान आइंदा इजलास में कार्ड से मुतालिक नई पॉलिसी की हिदायत भी देंगे। अच्छा, वैसे पंजाब के हवाले से वो जो बड़े सवालात हो रहे थे, ये बताया गया है कि ब्रीफिंग के दौरान कि 1 जनवरी में इसका इजरा हो जाएगा, मार्च में ये मुकम्मल हो जाएगा। सारी सूरत हाल जो है इसके ऊपर हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक के सीनियर रहनुमा सदाकत अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद है। अब्बासी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, ये अपार्टमेंट्स के हवाले से पहले बात कर लेते हैं। ये आम आदमी का हमेशा से ख्वाब ही रहा है कि हमारी अपनी छत भी हो, सारी उम्र किरायों में गुजर जाती है। हुकूमत का बड़ा बेहतरीन ये इकदाम रहा है, रिस्पॉन्स भी बड़ा अच्छा आ रहा है। वैसे ये बता दीजिए कि ये जो इस्लामाबाद में अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, किन लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं, तकमील कब तक होगी? जी बहुत शुक्रिया। कल वज़ीर आज़म ने ये फ्राश टाउन है इस्लामाबाद का इलाका, उसमें एक विज़िट किया और उनको देखा, जिसमें कोई 670 कनाल पर ये 15.5 अरब रुपए की लागत से 4,500 अपार्टमेंट जो है 4,400 अपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं, जिसमें कच्ची आबादी के जो मकीन हैं उनको अलग अकोमोडेट किया, और जो कम तनख्वाहदार लोग हैं उनको मिसाल के तौर पे किसी की अगर तनख्वाह है और वो किराए के मकान में रहता है, को 12-15 हज़ार, तो 12-15 हज़ार रुपये दे के उसको घर मिल जाएगा। और उस घर का जितना खर्चा है उसमें जितनी बाकी वो जो सब्सिडी है वो हुकूमत अपने पास से देगी। और ये बड़ा वादा था हुकूमत का, जो अब हमने 50 लाख घर बनाने का, उसकी तरफ ये स्टेप है।
और आने वाले वक्तों में आपको इसमें बहुत तेज़ी नज़र आएगी। इसमें बहुत सारी और NGOs को भी साथ शामिल किया गया। हुकूमत सस्ती ज़मीन देती है और NGOs उसमें और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन उसमें घर बनाएंगे और ये फिर लोगों को उस तरह बैंकों के ज़रिए वो जितनी किस्तों पे जितनी यानी किराया होगा उतनी किस्त होगी। और ये एक बहुत बड़ा इनकलाबी इक़दाम है। अगर इसके लिए आप इसकी आगे जो देखें तो इसके 3-4 इम्पैक्ट हैं। एक तो ये है कि ये गरीब आदमी को छत नसीब करेगा। दूसरा, पाकिस्तान में जो ग्रोथ है, जो ग्रोथ का इंजन है, उसको तेज करेगा। पाकिस्तान में 40 ऐसी डायरेक्ट इंडस्ट्रीज हैं जो आप समझ लें, आपकी मटेरियल की इंडस्ट्री है, आपकी हाउसिंग के साथ जो लिंक्ड है, चाहे वो टाइलें हैं, चाहे वो कर्टन्स हैं, चाहे वो दीगर चीज़ें। तो ये उस 40 इंडस्ट्रीज में भी एक ग्रोथ का बायस बनेगा, जो रोजगार का बायस भी बनेगा, मुल्क की आमदनी भी बढ़ेगी, टैक्सेस भी बढ़ेंगे। तो ये एक तरीका है मुल्क को आगे ले जाने का, जिसमें हमारी ग्रोथ की जो पॉलिसी है वो प्रो पुअर पॉलिसी है, जिसमें हम चाहते हैं कि ग्रोथ के साथ साथ ट्रिकल डाउन इफेक्ट फौरी आए और उसका इम्पैक्ट ये ना हो कि खाली अमीर को हम अमीर तर कर रहे हो, जिस तरह कारखानों में और इंडस्ट्रियल ग्रोथ में होता क्या कि लोग चंद लोगों को फायदा होता है, बाकी कदम भी है। सदाकत साहब, ये बताइएगा कि तरीका कार क्या होगा, कैसे एक आम आदमी अप्लाई कर सकते हैं अपार्टमेंट्स के लिए, और फिर तकसीम की अगर हम बात करें तो शफाफियत को कैसे इंश्योर किया जाएगा? देखें, हमारी हुकूमत में आज तक जितने भी काम हुए हैं, कभी भी शफाफियत पे या सियासी असर और रसूख पे या सियासी लोगों को ओबलाइज करने पे या विक्टिमाइज करने पे कभी कोई इल्ज़ाम ही नहीं लगा। सबसे बड़ी बात थी कि जब एकदम से कोरोना आया और पूरी दुनिया को समझ ना आए कि क्या हुआ, तो हमारी हुकूमत ने कोरोना में जो लोगों को कैश दी, चारों सूबों में और बाकी इलाकों में जो हमारे दीगर रियासती हमारे यूनिट्स हैं उनमें, तो किसी आदमी को, एक आदमी को भी गलत पैसे नहीं गए, सब पैसे ठीक लोगों गए। तो वो शफाफियत का तरीकाकार है। हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और उस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से आपको पता है आजकल हमारी लड़ाई चल रही है, हम कहते हैं वोट में भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता कि शफाफियत आए। तो शफाफियत का तरीकाकार यह है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, और जो घर जिस कैटेगरी के उन कैटेगरी को दिए जाएंगे। और मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद में अगर हैं तो सबसे पहले कोशिश की जाएगी कि जो यहाँ के लोग हैं कि लोग दो ना ले सकें, और लोगों की यानी जो मिसाल के तौर पे कोई आदमी गुजरात का है तो उसको गुजरात में प्रेफरेंस दीजिए। इस तरह बहुत यानी कोशिश की जा रही है ताकि जिन लोगों का सबसे पहला राइट है उनको मिला। ठीक है भाई साहब, आम चीज़ है, इस सहूलत कार्ड्स के हवाले से लोगों की सबसे ज़्यादा नज़र इन्हीं पर है। ख़ास तौर पर सेहत कार्ड की बात कर ली जाए, 7 लाख तक जिस तरह से कहा जा रहा था कि आप इलाज करवा सकते हैं और इस कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं पूरे पाकिस्तान में, कब तक ये सेहत कार्ड जो है इस्तेमाल हो सकेगा? खैर, सिंध के तो फैसले अपने ही हैं, बाकी सूबों के हवाले से ख़ास तौर पर बता दीजिएगा। देखें, ये चूँकि सेहत सूबाई मामला है तो ये इसमें सूबाई गवर्नमेंट्स काम कर रही हैं, इसलिए अगर हमने जो एहसास कैश दिए थे वो चारों सूबों में दिए थे कि वो मरकजी हुकूमत ने दिए थे, लेकिन जो ये सेहत कार्ड है ये सूबाई हुकूमत है। और पाकिस्तान शायद दुनिया के उन चंद मुल्कों में है जिधर ये 100% आबादी को दिए जा रहे हैं। यानी KPK में अब तकरीबन 100% आबादी को कार्ड मिल चुके हैं, बल्कि उनका तो शनाख्ती कार्ड ही सेहत कार्ड बन गया। किसी आदमी का भी मुस्तकिल पता खैबर पख्तूनख्वा का है तो वो पाकिस्तान के सारे सरकारी और चंद जो डेजिग्नेटेड अस्पताल हैं प्राइवेट, उनमें इलाज कर सकता है। अब ये 1 जनवरी से ये शुरू हो रहा है पंजाब में। पंजाब की आबादी को आप यानी आप सोचेंगे 6 करोड़ से ज़्यादा की, बल्कि 11 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है, उनको ये सबको हेल्थ कवर करेगी और एक ख़ानदान को 10 लाख रुपए का कार्ड मिलेगा। और 3 महीनों में पूरे पंजाब की आबादी, मैं भी पंजाब से बिलोंग करता हूँ मरी से, मुझे भी वो कार्ड मिलेगा। तो सोचें कितना बड़ा इनकलाब है कि जब एक आम आदमी को प्राइवेट अस्पताल और सरकारी इलाज मुफ्त हो जाए किसी मुश्किल टाइम में, तो उसके लिए कितनी बड़ी गुर्बत खत्म करने का दुनिया में ये सबसे बेहतरीन तरीका है। भाई साहब, मसला ये रहा है कि जिस तरह आप शफाफियत पर भी बात कर रहे थे, जब हुकूमतें चली जाती हैं तो उनके मंसूबे जो लगाए गए होते हैं उनके अंदर शफाफियत पर असल क्वेश्चन तब उठ रहा होता है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम देख लें, आप लोगों के दौर में हमें पता लगा कि क्या कुछ हो गया था, लेकिन दूसरी बात यह है कि ये तो चले पता लगना चाहिए कि क्या हुआ था। मसला यह है कि इतने अच्छे इनिशिएटिव्स होते हैं उनको बंद कर दिया जाता है। आपके ख्याल में जो अब ये सेहत कार्ड है ये आम आदमी के लिए है, ये अच्छा अपना घर स्कीम है, ये आम आदमी के लिए है, कोई ऐसी पॉलिसी होगी कि आगे चलती रहे और अगली हुकूमतें भी चलाएंगी? आपको लगता है ऐसा? वैसे
अच्छा, मैं आपको, आप बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, पढ़ी लिखी, मैं आपको सियासी बात करता हूं। मेरा सियासी तजिया है कि अगर पीडीआई हुकूमत ने सब लोगों को कार्ड दे दिए ना, तो दोबारा किसी की हुकूमत आनी ही नहीं है। इतना बड़ा ये सहूलत है ना, कि लोग जो है ना, मैं कहता हूं किसी और को आने ही नहीं देंगे, पहली बात। उसके बाद अगर सोचें कि पीडीआई एक खानदान को 10 लाख रुपए दे रही है और कोई दूसरा आके 10 लाख रुपए खत्म कर ले, तो वो तो हुकूमत उसी दिन ही खत्म हो जाएगी जिस दिन वो इतनी बड़ी सहूलत खत्म करे। एक तो यह है कि इस हेल्थ कार्ड के बाद दूसरी हुकूमत कोई आनी नहीं है, और अगर आ गई और उसने हेल्थ कार्ड खत्म किया तो उसने टिकना नहीं है, बिकॉज ये लोगों को डायरेक्ट सहूलत है। तो ये आप फिक्र करें कि ये लिस्ट में है ही नहीं कि कोई आए और हेल्थ कार्ड खत्म कर दे। बिल्कुल ठीक है भाई साहब, बहुत शुक्रिया। बाकी बिल्कुल जी बहुत शुक्रिया आपका। सवेरे पाकिस्तान आप बात कर रहे थे और बड़े अहम जो अवामी फ़ायदे के फैसले हो रहे होते हैं, जो पॉलिसीज़ आ रही होती हैं, जो स्कीम्स आ रही होती हैं, उनको स्टेबल रहना चाहिए। हुकूमतों के जाने से वो नहीं जानी चाहिए। अब सेहत सहूलत कार्ड की हम बात कर रहे हैं, सेहत का जो कार्ड है वो हर शख्स को चाहिए, और जिस तरह से घर की वजह वो है स्कीम, उसको भी वो भी हर एक को अपना घर तो चाहिए। तो फिर इस तरह के जो बेहतरीन इनिशिएटिव्स ले रही होती हैं गवर्नमेंट, वो जो दूसरी गवर्नमेंट्स आएँ उनको चाहिए कि वो उन चीज़ों को लेके आगे चलें, उनको स्टेबल रखें, ना कि उनको बंद कर दें प्रोजेक्ट। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। खैर, हम आगे बढ़ेंगे और आपके साथ एक सक्सेस स्टोरी शेयर कर रहे होंगे। क्या बात है। वैसे शादी की खुशी एक ऐसा त्यौहार होता है कि जो काम भी हो रहा होता है वो हमें अच्छा भी लग रहा होता है, और हम कोशिश कर रहे होते हैं किसी तरह इसको मज़ीद यादगार बनाया जाए, किसी तरह ये बेहतरीन सा फंक्शन हो, धूमधाम हो इसके अंदर। और ख़ास तौर पर वैसे ये चीज़ अच्छी तो नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं जी कि फ़लाँ की शादी से बेहतर हमारी शादी होनी चाहिए, इंतजाम अच्छे होने चाहिए। ये चीज़ें जो वो हो रही होती हैं, कंपटीशन थोड़ा बहुत चल रहा होता है कि भाई इसकी शादी में ये चीज़ मिसिंग थी तो हमारी शादी में ये होनी चाहिए। खैर, ऐसे में शादी के मकाम जो हैं, ख़ास तौर पर अगर हम तकरीब की सजावट की बात करें, बनावट की बात करें, तो ये एक अलहदा से ही वो आप कह लें कि जिम्मेदारी भी होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मगर आजकल ये जिम्मेदारी जो है वो हम देख रहे हैं कि इवेंट मैनेजमेंट में जो देखें तो उन्होंने अपने सर ले लिया, और अब तो बहुत सारी शादियों में जो तकरीबात हैं उनकी सजावट जो ऑनलाइन अगर हम देखें तो वो कारोबार जो है कामयाबी से जारी है। बहुत सारे लोग ऑनलाइन ऑर्डर्स दे रहे होते हैं कि हमारी जी जितनी भी शादी में है मैनेजमेंट है वो आप कर दें। अच्छा, अब हम ये कर रहे होते हैं कि हम चीज़ें आउटसोर्स ही कर रहे होते हैं ना, तो हम वो उसको दे दिया, वो उसको दे दिया, और अब हम देखते हैं कि हमें सोशल मीडिया के ऊपर बहुत से ऐसे एड्स मिल रहे होते हैं। लेकिन हम आज बात जिनकी कर रहे हैं, पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाली ताबिंदा फ़ारूक हैं, वो भी ऐसे ही लोगों में शामिल है जिन्होंने शादी की सजावट का अपना कारोबार सिर्फ कितने को आप आइडिया लगाएं, वैसे सोचें कि कितने से उन्होंने शुरू किया होगा। कारोबार है ना, हम कहते हैं हमारे पास तो पैसे नहीं है कारोबार शुरू करने के लिए। जी हम बता देते हैं, सिर्फ 4000 रुपए से उन्होंने शुरू किया था। तो जो हम ये सोचते हैं ना हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम कहाँ से बिजनेस शुरू करें, तो ऐसी बात नहीं, आपके पास आइडिया होना चाहिए। वो ताबिंदा इतना ज़बरदस्त उन्होंने काम किया कि उन्होंने सिर्फ 4000 में ही इन्होंने अपना बिज़नेस जो है वो स्टार्ट किया, और आज माशाल्लाह उनका बिज़नेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। पूरे पाकिस्तान से उन्हें ऑर्डर्स आते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो उनको बाहर से भी ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, वो बाहर भी अपनी चीज़ें बेच रही होती हैं, और जो बहुत ज़्यादा लोग पसंद भी कर रहे होते हैं। तो इनकी चीज़ों में ख़ास बात क्या है और कहाँ कहाँ पे कौन कौन से ममालिक में इनके ऑर्डर्स जा रहे होते हैं, ये हम ताबिंदा से ही जानने की कोशिश करेंगे। ताबिंदा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ताबिंदा हमें बताइएगा, एक तो हम आपको मुबारकबाद देंगे कि आप इतना ज़बरदस्त काम कर रही हैं और आपने इतनी कम रकम से ये अपना बिज़नेस शुरू किया। कितना, आप ये हमें बताइएगा कि किस तरह से आइडिया आया, कैसे आपने कहा कि मैंने, और सबसे पहला ऑर्डर जो था उसका रिस्पॉन्स आपको कैसा मिला? जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका थैंक यू मेरा इंटरव्यू करने के लिए। और मेरे माइंड में बिज़नेस का आइडिया जो है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि बिज़नेस करूँगी, लेकिन बिज़नेस के हवाले से मैं ये कहूँगी कि पहले अपने बचपन में जाऊँगी। हम 4 बहनें हैं और मेरी तीनों बहनें माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड थी, बहुत ज़्यादा सोशल थी। मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा शाय थी और कुछ नहीं करती थी, मतलब पीछे पीछे रहती थी हर मामले में। तो जैसे जैसे बड़ी होती गई, शायनेस बहुत ज़्यादा बढ़ती गई। फिर मेरे आसपास जितने भी लोग थे वो सारे परेशान होते थे कि क्या करेगी, बाकी बहनों की तरह तो है ही नहीं। सबसे पहले मेरी मदर बहुत ज़्यादा परेशान होती थी। फिर दरमियान में मेरे फादर की डेथ हो गई और ये बातें बहुत ज़्यादा होने लगी। तो फिर मेरे माइंड में ख्याल आया कि जैसे मेरे पेरेंट्स टैलेंटेड है, मेरी बहनें टैलेंटेड है, मेरे अंदर किस चीज़ की कमी है। तो लोगों की बातें सुन सुन के फिर मेरे माइंड में आया कि मुझे भी कुछ करके दिखाना है, अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, अपने पैरों पे खड़े होना है। तो इस तरह मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, आपने ऐसे स्टार्ट तो किया। अब आप कौन कौन सी, मतलब कि अब शादी है, हमने ताबिंदा को ऑर्डर करना है, क्या क्या ऑर्डर हम कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें सजावट की जो हैं आप हमें बता सकती हैं कि जी कि ये मैं तैयार कर रही हूँ, और आपकी आर्ट की खासियत क्या है?
मैं जो हूँ वेडिंग इवेंट से रिलेटेड कस्टमाइज्ड हैंडमेड स्टफ बनाती हूँ। जैसे कि आप सबको पता है, पहले तो सिंपल सी शादियाँ होती थी, आजकल थीम के अकॉर्डिंग होती हैं। चाहे डेकोरेशन हो कि चाहे मेहंदी के थाल हो कि चाहे प्लेटर्स हो कि चाहे पैकिंग्स हो, तो मैं इसमें की सारी चीज़ें जो हैं वो हैंडमेड बनाती हूँ। क्लाइंट की डिमांड के अकॉर्डिंग बनाती हूँ, जैसा क्लाइंट ऑर्डर करता है उस तरह से बनाती हूँ मैं। ज़बरदस्त। तो तबिंदा में बताइएगा रिस्पांस कैसा आता है? लोग तारीफ़ करते हैं काम की, उसके बाद फिर आप जिस तरह से आप हमें ये भी पता लगा कि बैरून मुल्क भी आपको ऑर्डर्स आते हैं, कौन कौन से ममालिक में ऑर्डर आप दे चुकी हैं? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितनी चीज़ें बनाई हैं सब बहुत तारीफ़ करते हैं और मेरी प्रोडक्ट्स जर्मनी, कनाडा और रियाद में जा चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वहाँ भी बहुत पसंद की गई हैं। क्या बात है। अच्छा तबिंदा, हमें वैसे ये बताएं कि 4000 का तो हमने लोगों को बता दिया है कि जी कि 4000 से, यानी कि पहला ऑर्डर इससे हमने यही अंडरस्टैंड किया कि 4000 का था। अगर आप बता सकें तो अब तक सबसे ज़्यादा रकम का ऑर्डर कितना आ चुका है आपके पास? अब तक जो सबसे एक्सपेंसिव मैंने स्टफ बनाया है वो एक वेडिंग का स्टेज बनाया था मैंने, और वो 18,000 का था, आई थिंक सो। ओके, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा तबिंदा, आपकी जो बहनें हैं वो आपको फिर जिस तरह से आप आई, आपने कहा मेरी बहनें तो बड़ी टैलेंटेड थी और जितनी वो बड़ी आर्टिस्टिक भी थी, तो आपको बहनों ने भी सपोर्ट किया इस मामले में? घर वालों ने कितना सपोर्ट किया जब आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया ये वाला? बिल्कुल, जब मैंने अपना इनिशिएटिव लिया कि मैं बिज़नेस करूंगी तो सब ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। जिस वक्त मैं बिज़नेस कर रही थी, मेरी 2 बहनों की तो शादी हो चुकी थी और दूसरी बहन जो थी वो अपनी जॉब कर रही थी, तो सब ने अप्रिशिएट किया मुझे कि आप अपना बिज़नेस करो। अच्छा, अभी आप अकेले काम कर रही हैं या आप कोई टीम भी रखी है आपने कि जो आपको सपोर्ट कर रही होती है, आपकी मदद कर रही होती है? अभी ये है कि अपना 95% काम तो मैं खुद करती हूँ, क्योंकि वो सारा हैंडमेड होता है, मैं खुद बनाती हूँ, और बाकी छोटी मोटी चीज़ें जैसे प्रिंटिंग का काम हो गया तो वो मैं फिर दूसरे बंदों से बनवा के, और बाकी उसकी डेकोरेशन मैं खुद करती हूँ। तो तबिंदा हमें ये बताइएगा कि अगर आप, जैसा कि आपने कहा वेडिंग स्टेज भी आपने एक सजाया है, उसको भी डेकोरेट किया है, तो कितना टाइम लगता है एक प्रोजेक्ट को जब आप बना रही होती हैं? देखिए, ये तो डिपेंड करता है। अब जैसे स्टेज की बात है तो अगर सिंपल सा स्टेज हो तो 4-5 घंटे भी लग जाते हैं, और अगर प्रॉपर जैसे हॉल्स वगैरह में डेकोरेशन होती है उसमें तो पूरा दिन लग जाता है। लेकिन ये डिपेंड करता है, कोई अगर सिंपल सी प्रोडक्ट हो जैसे ज्वेलरी की बात करें तो 2 घंटे भी लग सकते हैं, 3 घंटे भी लग सकते हैं, तो डिपेंड करता है कि आप क्या बना रहे हो। ठीक है रविंदा, हमें आप ये भी बताएं ज़रा कि अब हम लोग आमतौर पर यही कहते हैं कि जी कि हम तो बिज़नेस शुरू नहीं कर सकते अपना, हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपने एक बड़ी मिनिमल सी अमाउंट थी जिससे ये शुरू किया। जो लोग आना चाहते हैं, जो बिज़नेस करना चाहते हैं, उनको लगता है कि भाई हम तो शॉप नहीं खोल सकते हैं, कोई ऑफिस नहीं बना सकते हैं, तो उनको ऑनलाइन कारोबार के हवाले से क्या मशवरा देंगी आप? देखिए, अगर कोई ये कहता है कि हमारे पास पैसे नहीं है तो एक तो लिमिटेड पैसों से भी शुरू किया जा सकता है, और एक आइडिया बहुत आसान है जिसमें आप बगैर पैसों के कर सकते हैं अपना काम, और वो ये है कि आजकल बहुत से लोग ऑफर करते हैं कि हमारी प्रोडक्ट्स को रीसेलिंग करें। तो आप उनसे कांटेक्ट कर लें और उनकी प्रोडक्ट्स उनसे उठा लें, मतलब उनकी पिक्चर्स ले लें, ऑनलाइन पेज बना लें, और आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। आपको सिर्फ उनकी प्रोडक्ट पे अपना मार्जिन रख के आगे सेल करनी होगी। और इसके अलावा भी अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आजकल बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो स्टार्टअप्स को सपोर्ट करती हैं, फंडिंग भी करती हैं, पैसे भी देती हैं, मेंटरशिप भी देती हैं, तो वहाँ से भी आप बहुत आराम से अपना बिजनेस कर सकते हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त, अच्छे आइडिया तबिंदा देनी। तबिंदा हमें ये बताइए कि अब क्या फैमिली और फ्रेंड्स भी कहते हैं कि तबिंदा हमारे भी जो इवेंट्स वगैरह हैं, कोई भी इवेंट हो वो आपने करना है, डेकोर सारा उसका? बिल्कुल, जो मुझसे काफ़ी चीज़ें बनवाते हैं, क्योंकि जारी बात है वो भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, पसंद करते हैं, तो उनको अच्छा लगता है। तबिंदा वो पे भी करते हैं या फिर कहते हैं कि नहीं हमें थोड़ा दे दो, हमें थोड़ा इसके अंदर कोई हमें मार्जिन भी दे दें, डिस्काउंट भी दे दो हमें? डिस्काउंट तो आपको पता है कि हर कोई मांगता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पे करते हैं। अच्छा, जबरदस्त, चलिए अच्छी बात है कि पे करते हैं, क्योंकि बिजनेस है और बिजनेस जो होता है वो फिर ऐसे ही चल रहा होता है। बहुत शुक्रिया आपका तबिंदा, आप सबसे मेरे पाकिस्तान का हिस्सा बनी। और बिल्कुल जी देखें, हमारे पास इस मिसालें मौजूद हैं कि जो बहुत ही मतलब कि मिनिमल अमाउंट से अपना बिजनेस शुरू कर रही हैं, उसको स्टैब्लिश कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते चले जा रहे हैं। ये वो मिसालें हैं कि जिनको हमें देखना है और ख़ुद ऐसे नहीं बैठना है कि भाई मुझे तो
कुछ भी अच्छा नहीं मिला। हम लोगों को इनसे सीखना भी है कि देखिए हम लोग अक्सर लोगों को देख रहे थे हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या स्टार्ट करें। तो उन्होंने वो भी बता दिया, वो उन लोगों को मशवरा दिया कि आप ऐसे पेजेस बना के भी इस तरह से भी अपनी जो है ना वो बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं बगैर किसी पैसे के। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही आपका थोड़ा सा दिमाग चलना चाहिए। आपका दिमाग चलेगा तो इंशाल्लाह जेब चलना शुरू खुद ही हो जाएगी। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम आगे बढ़ेंगे। आज बहुत अहम दिन है, बच्चों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है, जिसका हमने आगाज़ में भी जिक्र किया था। बिल्कुल, और बच्चों का आलमी दिन मनाने का मकसद हम देखें तो बच्चों की तालीम, सेहत, तफरी और जहनी तरबियत के हवाले से शऊर उजागर करना है। पाकिस्तान में यूँ तो हर साल ये दिन बड़ा ही जोशो खरोश से मनाया जाता है, ताहम मुल्क की बड़ी आबादी बच्चों के इस दिन की अहमियत और आगाही से नावाकिफ़ होती है। हाँ जी, और गरीब तबके के बच्चों की जिस्मानी सेहत ना तो काबिल फ़ख्र है और ना ही उनके हकूक़ से मुतल्लिक़ कोई समाजी आगाही मौजूद है। मेहनतकश बच्चों को पेट भर कर खाने को मिलता है, ना ही वो इल्म की रोशनी से मुनव्वर हो पाते। बिल्कुल, और मुल्क में इस वक्त अगर हम बात करें तो बच्चों से फैक्ट्रियों, होटल्स, कारखानों, ईंटों के भट्टों और दूसरे कारोबारी जो मराकज़ हैं उनमें मुशक्क़त ली जा रही है, जो कि सरासर जुल्म भी है। मासूम बच्चों से मुशक्क़त, ये हौसला शिकनी करना और चाइल्ड लेबर एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई करना वक्त की बहुत ज़्यादा अहम ज़रूरत है। ऐसे ही हालात में मुख्तलिफ इदारे हैं जो अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो पूरी कर रही हैं। AET स्कूल फाउंडेशन है, एक ऐसा इदारा है जो मजदूरी करने वाले बच्चों को उनके काम की जगह पर जाकर मुफ्त तालीम मुहैया करता है। किस तरह से काम कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं समाजी वर्कर हाफिज़ अब्बास साहब, कमर अब्बास साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जी। वालेकुम अस्सलाम। आप बताइएगा थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है कि वैसे तो वो बच्चे हमारी जो अफोर्ड भी कर सकते हैं वो भी आला तालीम हासिल नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो बच्चे जो भट्टों पर काम कर रहे हैं, जो मजदूरियां कर रहे हैं, फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, उनकी तालीम के लिए तो हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो आप लोग किस तरीके से उनको तालीम दे रहे हैं, पेरेंट्स को किस तरह से एग्री करवाते हैं? देखिए, इसके अंदर दो चीज़ें सबसे पहले जो ज़रूरी हैं। सबसे पहली बात तो ये कि चाइल्ड लेबर का जो कॉन्सेप्ट है या ये जो प्रॉब्लम है ये पूरी दुनिया के साथ चल रहा है। कुछ कंट्रीज़ के अंदर ये प्रॉब्लम थोड़ा कम है, कुछ कंट्रीज़ के अंदर ये ज़्यादा है। और इसकी जो मेन रीज़न होती है, जो हम लोगों की स्टडीज़ है वो ये कहती हैं, सबसे पहली जो द फर्स्ट रीज़न इज़ इट इज़ द पावर्टी, और सेकंड रीज़न इसकी जो है वो है इग्नोरेंस। देखिए, अगर आप किसी को समझा भी रहे हैं तो वो आप उसको रिसोर्सेज भी आप प्रोवाइड करें, लेकिन चूँकि उसको एहसास ही नहीं है कि एजुकेशन उसके बच्चे के लिए किस कदर ज़रूरी है, इतनी ही ज़रूरी है जितनी कि एक इंसान के लिए पानी ज़रूरी है या उसके लिए सांस ज़रूरी, इतना ही एजुकेशन का होना एक इंसान के लिए ज़रूरी है। तो अगर आप पावर्टी को जैसे कि AET स्कूल फाउंडेशन जो कि एक नया आइडिया लेकर आया है, और पूरी दुनिया में ऐसे कहीं नहीं होता, चूँकि चाइल्ड लेबर बच्चों के साथ मेन प्रॉब्लम ये होता है कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स होते हैं। दे डोंट हैव टाइम, दे डोंट हैव रिसोर्सेज, दे हैव लॉट ऑफ बर्डन्स टू फैसिलिटेट देयर फैमिलीज़। तो इन सारे बर्डन्स को, इन सारे प्रॉब्लम्स को देखते हुए हमने सोचा कि क्या तरीक़ेकार किया जा सकता है जो ऐसे बच्चों के लिए बेहतर हो सके। फिर हम लोगों ने एक टीम के थ्रू ऐसे बच्चों को, अगर जैसे आपने अभी अर्ज़ किया कि पंचर वाली दुकान पे या मेड है अगर कोई बच्ची, तो जहाँ पे वो है वो उधर ही रहे। हम उसको ये नहीं कहते आप एक्स्ट्रा टाइम हमें दो, आप अपने टाइम में से ही हमें थोड़ा सा टाइम दे दें, हम आपको आपके काम की जगह पे आकर फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर दें। तो आप सब फिर वो आपको रिस्पांस कैसे मिल रहा होता है उन बच्चों की तरफ से भी, और फिर जो आपके पास आके पढ़ रहे हैं वो कैसा रिस्पांस कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करते हैं जब वो पढ़ रहे होते हैं? फिर देखिए, वो डॉक्टर आरफा सईदा कहती हैं कि हर खुशी का जो आगाज़ है वो बेसिकली गम से ही होता है। तो हमने सिर्फ जब इन बच्चों को सड़कों पे थैला उठाए हुए कचरा उठाते देखते थे, दैट वाज रियली पेनफुल फॉर अस, और ये तो हमारे लिए था और बच्चों के लिए और फैमिलीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं इस केस के अंदर। तो सबसे ज़्यादा जो चैलेंज आता है, मैंने पहले अर्ज़ किया, इग्नोरेंस का है, जहालत का है कि अब जैसे जैसे पहले रिसोर्सेज अरेंज करना मुश्किल होते थे, लेकिन अब लोगों को समझाना मुश्किल हो गया है कि उनके लिए क्या अच्छा है। एनी हाउ, बच्चों को आप फर्स्ट लेवल पे कन्विंस करते हैं, सेकंड लेवल पे आप उनके पेरेंट्स को कन्विंस करते हैं, और जो सबसे हार्डेस्ट थिंग होती है वो होता है ऑनर ऑफ द वर्क प्लेस। वो कहते हैं कि वाई वुड आई लाइक मैं अपने बच्चे का टाइम आपको क्यों दूँ,
जबकि मैंने 8 घंटे का या 10 घंटे का मैंने उसको पे करना है। तो इस हवाले से हमें उसको कन्विंस करना पड़ता है, उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ता है। और इसके साथ में मतलब हमारे जो है हमने 2 आइडियाज़ के साथ हम चल रहे हैं। एक तो ये है कि हमारा जो स्कूल है, जो हमारा सेंटर होता है, इट रिमेन्स ओपन फ्रॉम 8 AM टिल 6 PM। हम बच्चे को खुली अपॉर्चुनिटी देते हैं कि जब आपके पास टाइम है, आधा घंटा है पूरे दिन में, अगर आप हमारे पास आना चाहते हो यू कुड कम टू अस। अगर नहीं आ सकते तो हम आपके पास आ जाएंगे। और इंटेंशन इसकी सिर्फ यही होती है कि हम बजाय कि क्रिटिसाइज़ करें किसी को, हम चाहते हैं कि हम खुद पाकिस्तान के लिए कुछ ठीक है। बच्चों को अब आप पढ़ा रहे हैं, वो बच्चे बड़ा मतलब कि उनका ध्यान बटा हुआ होता है, उन्होंने कुछ कमाई भी करनी होती है, कुछ पैसे घर भी लेके जाने होते हैं, फिर साथ तालीम भी हासिल कर रहे हैं। वो कैसे जहन है, वो कितने टैलेंटेड बच्चे हैं, कितना इंटरेस्ट लेते हैं पढ़ाई के अंदर, शौक़ कितना ज़्यादा है। और मतलब जब आप उनसे पूछते हैं कि जी क्या आपने बड़े होके क्या बनना है, कुछ उनके भी गोल्स हैं बच्चों के? बहुत ज़बरदस्त आपका क्वेश्चन है। जहाँ तक ऐसे बच्चों की प्रोडक्टिविटी होती है, इन बच्चों के अंदर एक एहसास होता है, एहसास महरूमी होती है कि हाँ, इन बच्चों को चूँकि वो रिसोर्सेज नहीं मिले होते, दे डोंट लाइक गेट अ चांस टू गो टू स्कूल। उनको स्कूल की वो जो कमी होती है, स्कूल के माहौल की, बच्चों के इंटरेक्शन की, और फिर आपने पहले भी एक बात की कि खाना तक जो है ना, मतलब एक अच्छी खुराक जो कि इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, वो भी ऐसे बच्चों को मैसर नहीं होती। अगर इनकी प्रोडक्टिविटी की बात करें तो जो बच्चे आमतौर पे स्कूल जिनको टाइम मिलता है, ट्यूशन का टाइम मिलता है, ट्यूटर मिलता है, उनकी निस्बत इन बच्चों की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगेन वही बात है कि चैलेंज ये होता है कि आपने इनको रियलाइज़ करवाना होता है कि इनके लिए, इनके लाइफ के लिए क्या ज़रूरी है। इनके पेरेंट्स को समझाना पड़ता है। इनके पेरेंट्स इस चीज़ से अग्री नहीं होते हैं, क्योंकि पावर्टी ने इतना प्रेशराइज कर दिया फैमिलीज़ को कि वो कहते हैं कि बच्चे काम करें और घर में कुछ ना कुछ लेकर आए। बिल्कुल। अच्छा हाफिज़ साहब, हमें ये भी बताइएगा कि जब वो बच्चे आ रहे होते हैं तो कितनी तादाद में वो बच्चे आपके पास इस टाइम मौजूद हैं, और फिर ये कि इर्द गिर्द के जो एरियाज़ हैं उनको किस तरह से आप लोग कवर कर रहे होते हैं, कौन कौन से जो इलाके हैं वहाँ जाके आप इनको पढ़ा रहे होते हैं बच्चों को? बेसिकली इसमें इशू ये होता है कि कोई भी चीज़ है उसके लिए आपको रिसोर्सेज तो होना लाजमी है। सो वी मेनली रिलाई ऑन द यूनिवर्सिटीज़ फॉर वॉलंटियर्स, और उसमें ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि वी शुड डील विद लाहौर, लेकिन वी हैव स्टार्टेड टू वर्किंग इन गुजरांवाला प्लस रावलपिंडी, और इस तरह से हम छोटे छोटे सेंटर्स बना रहे हैं, और स्पेशली शेबी एरियाज़ के अंदर हम लोग वर्किंग कर रहे हैं जहाँ पे इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह पाकिस्तान का हिस्सा बने और बड़ा आप अहम काम कर रहे हैं, और बड़ा ज़रूरी है बच्चों के हवाले से ये नए काम भी है हमजा का देखा जाए तो, कि आप इस तरह से बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बच्चों को आलमी देने, उसके हवाले से उनको जो है वो आगाही देना भी लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। खैर हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम ख़ास तौर पर बात करेंगे, आप लोगों के साथ शेयर कर रहे होंगे कि जी टिकटॉक पर जो पाबंदी लगाई गई थी वो अब ख़त्म कर दी गई है, और पीटीए की जानिब से जो मशहूर मतलब ऐप है टिकटॉक, उसको बहाल करने का ऐलान कर दिया गया है। जितने भी टिकटॉकर्स होंगे वो इस टाइम बहुत ज़्यादा खुश होंगे। है टिकटॉक इंतज़ामिया की जानिब से गैर अखलाकी मवाद को कंट्रोल करने की यकीन दहानी पर अब उन्होंने यकीन दहानी कराई, जिसके बाद मुल्क भर में टिकटॉक की सर्विसेज जो है वो बहाल कर दी गई। और पीटीए का कहना है कि 20 जुलाई 2021 को जो है मज़कूरा ऐप पर पाबंदी के बाद पीटीए टिकटॉक इंतज़ामिया के साथ रहा है, और पीटीए के मुताबिक टिकटॉक सीनियर इंतज़ामिया ने हमें मकामी कवानीन और समाजी उसूलों के मुताबिक गैर कानूनी मवाद को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी इक़दाम करने पर जो है वो सराहा भी है बहुत ज़्यादा। हाँ जी, और अज़म का जो है ना इयादा भी उन्होंने किया है। तो जी टिकटॉक जो बंद रही है इतना अरसा, अब उसको फिर से खोल दिया गया। पहले भी हमें पता है कि बहुत दफ़ा बंद रही है, और बहुत दफ़ा ही जो है इसको दोबारा से खोला भी गया, और मवाद के हवाले से अब हम उम्मीद करते हैं कि वैसा ही होगा जिस तरह से पीटीए चाह रही है। गया है कि उन्होंने जिस तरह कहा भी है कि हम जी अब जितना भी गैर अखलाकी मवाद उन्होंने वो हटा दिया, और टिकटॉकर्स जितने भी हैं इस टाइम वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होंगे कि जी अब ये ऐप जितनी पाबंदियाँ थी वो हटा दी गई। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कुछ सर्दियों के हवाले से। हम खाने पीने में कुछ कोताहियाँ कर रहे होते हैं, खासतौर पर पानी का जो इनटेक है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। बिल्कुल, अगर हम पानी की बात करें तो उसकी मुनासिब मिकदार इंसान के जिस्म के लिए उतनी ही ज़रूरी होती है जितना कि ग़िज़ाए से भरपूर खुराक, और मौसम गर्मा में तो सब ही जी भर के
पानी पी रहे होते हैं, लेकिन जब सर्दियाँ आती है तो फिर पानी का इस्तेमाल हम लोग कम कर देते हैं। अब हमने बात करनी है कि अगर पानी नहीं हम पी रहे तो लिक्विड में क्या ऐसी चीज़ ले सकते हैं कि जो पानी का नेमुल बदल हो भी सकती है, नहीं हो सकती है। जोहा सोहेल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जोहा अस्सलाम वालेकुम, मॉर्निंग। जोहा, पानी पीना हमने छोड़ नहीं दिया, कम कर दिया, ये आम चीज़ है क्योंकि हमें तलब नहीं हो रही होती है। ये गलती क्या सब लोग कर रहे होते हैं या हम एब नॉर्मल हैं? सब कर रहे होते हैं। अच्छा। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि हमें प्यास लगती नहीं है और हम समझते हैं कि प्यास नहीं लगी तो पानी की ज़रूरत ख़त्म हो गई है, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारी बॉडी के सारे मैकेनिज्म पानी के ऊपर ही काम करने हैं। हमारी ब्रेन 60 to 80% पानी के ऊपर होती है। हमारी बॉडी में जितने न्यूट्रिएंट्स से सप्लाई होने वो सारे पानी के ऊपर ही सप्लाई होते हैं और हमें लगता है कि हम पानी नहीं पिएंगे तो हम बिल्कुल ठीक चलते रहेंगे, जो कि एक ख़राब कंसेप्ट है। आपको देखें कि सर्दियों में 3 किस्म के मसाइल बहुत नज़र आते हैं। नंबर 1 पे लोगों के हाथ में बहुत ठंडे रहना शुरू हो जाते हैं। नंबर 2 पे हमें खुश्की का मसला बहुत नज़र आता है। ठीक है, तो ये इस तरह के मसाइल हैं कि जो पानी की कमी की वजह से नज़र आते हैं। और थर्ड पे बहुत से लोगों को आपने देखा जॉइंट पेन रहती है, जोड़ में बहुत दर्द रहती है, चलते फिरते मसला आता है, जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? अगेन पानी की कमी, डिहाइड्रेशन की रीज़न है। जिस तरह से आपने पूछा कि अगर हम पानी नहीं पी रहे तो हम और क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं जिससे हम पानी की कमी को पूरा करें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि सर्दियों में मैं कहवा चाट का इस्तेमाल लोगों में ज़रा बढ़ाने का कंसेप्ट ज़रूर देती हूँ, क्योंकि उनके इस्तेमाल से एक तो ये होता है कि सुपर फूड्स हमारे अंदर जाते हैं, उनसे भी फ़ायदा होता है और पानी की कमी भी नहीं होने देते। तो नंबर 1 पे शहद का इस्तेमाल रखें। गर्म पानी में शहद ऐड ऑन करें, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं, बैक्टीरिया से महफूज रखेगी और पानी की कमी भी नहीं होने देगी। नंबर 2 पे अदरक वाली चाय का कहवा इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सिंपल अदरक को पानी में बॉईल करें और उसके बाद उसका एक्सट्रैक्ट कंज्यूम कर लें। वो बहुत अच्छी एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कोरोना से महफूज रखेगा। और आजकल तो इम्यूनिटी इतनी ख़राब है कि डेंगू फीवर का मसला भी बहुत लोगों को अटैक कर रहा है। तो ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको हर किस्म की चीज़ से फाइट अप करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नंबर 3 पे सर्दियों में लोगों को म्यूकस का बहुत मसला हो जाता है, रेशे का मसला बहुत से लोगों को नजर आता है। तो उसके अंदर आप क्लोव का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको हम लौंग कहते हैं। तो लौंग का अगर कहवा इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो अगर आप पानी नहीं कंज्यूम करें तो दिन में इन तीनों चीज़ों का कहवा इस्तेमाल करें, जो आपको वैसे भी इम्यूनिटी देगा और डिहाइड्रेशन की तरफ भी नहीं लेके जाएगा। इसके अलावा सूप का इस्तेमाल लोग इस मौसम में ज़रूर रखें। सूप में जिस तरह से प्रोटीन बेस्ड चीज़ें हम ऐड ऑन कर सकते हैं, नट्स ऐड ऑन कर सकते हैं, जो हमें ड्राइनेस से महफूज रखता है। सर्दियों में क्या होता है, टेम्परेचर इतना गिर जाता है, ह्यूमिडिटी इतनी ख़त्म हो जाती है कि स्किन ड्राई हो जाती है, जो लोगों को मुख्तलिफ किस्म के मसाइल की तरफ लेकर जाती है। तो हमें ऐसी चीज़ें कंज्यूम करनी चाहिए जो स्किन पे मॉइस्चर रिटेन रखें। पानी के इस्तेमाल से होता है कि एक तो हमारी स्किन हाइड्रेटेड रहती है, लेकिन ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल भी रखें जो स्किन के ऊपर मॉइस्चर लेकर आए। जैसे विटामिन ई है, वो स्किन पर मॉइस्चर रिटेन करता है और यूजुअली हमें विटामिन ई अखरोट से मिल जाता है। सर्दियों में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, लेकिन अब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। 1/2 to 1 अखरोट आप एक दिन में ले सकते हैं। तो अगर आप अखरोट का इस्तेमाल करते हैं तो विटामिन ई स्किन पे अट्रैक्ट रहेगा और डिहाइड्रेशन, ड्राइनेस का मसला नहीं आ सकेगा। तो इस तरह के ड्राई फ्रूट सूप्स का इस्तेमाल, यखनी का इस्तेमाल, कहवाजात का इस्तेमाल सर्दियों में लाजमी रखें। अच्छा, सर्दियों में एक ट्रेंड बहुत ज़्यादा होता है चाय और कॉफ़ी का। उसमें ये होता है कि जैसे सर्दियाँ आती है हमें लगता है कि हम जितनी ज़्यादा ही कंज्यूम करेंगे ना उतना ज़्यादा हमें उससे फ़ायदा होगा। फ़ायदा बिल्कुल होता है, क्योंकि कॉफ़ी और चाय के अंदर एक प्रॉपर्टी है कि वो हमारी जो खून की शरानें उनको खोल के रखती है। जितनी ज़्यादा सर्दियों में ये होता है कि खून की शरानें बहुत ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, जिस वजह से ब्लड प्रॉपर्ली हाथों तक सप्लाई नहीं होता और हाथ पाँव ठंडे महसूस होते हैं। तो जो कैफीन है, जो कॉफ़ी है, वो उनको खोल के रखती है ताकि खून प्रॉपर्ली सप्लाई हो सके और आपके हाथ पाँव ठंडे महसूस ना हो। लेकिन उसका एक नुकसान भी है, अगर आप बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी सर्दियों में लेंगे तो वो डिहाइड्रेशन की तरफ लेकर जाएंगे। सो अगर आप एतदाल में रख के इस्तेमाल करते हैं तो आपके वेसल्स को वो कंस्ट्रिक्ट होने से रोकेगा, डायलेटेड रखेगा, हाथ पाँव ठंडे नहीं होंगे और आपको डिहाइड्रेशन की तरफ नहीं लेकर जाएगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा लेते हैं तो ऑब्वियसली वो पानी के लॉस की तरफ लेकर जाएगा, जो आपके लिए अगेन नुकसानदेह चीज़ है। बिल्कुल। वैसे जोहा ने हमें काफ़ी कुछ बता दिया और इतना ज़बरदस्त बता दिया कि हमें सर्दियों में क्या क्या करना होगा और हमें पानी की कमी किस तरह से पूरी की जा सकती है। लेकिन जोहा हमें ये बताइएगा कि कम से कम अगर हम सिंपल पानी की बात कर रहे हो तो हमें वो कितना लेना चाहिए सर्दियों में? कम से कम फिर भी लेना चाहिए। बाकी लिक्विड्स के साथ पानी फिर भी लेना है, कितना लेना लाजमी है? पानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्दियों में पेशेंट्स अगर पूछते तो बताते हैं हम सिर्फ 1 गिलास पानी ले लेते हैं या 2 गिलास पानी, जो कि बहुत ज़्यादा कम अमाउंट है पानी की। तो आपको सर्दियों में 6 गिलास पानी रखना चाहिए अपने पास। अब बेशक आप उसको ऑरेंज जूस के फॉर्म में भी ले सकते हैं, मौसमी का जूस भी ले सकते हैं, क्योंकि वो भी पूरा पानी ही है। कहवाजात पे ये होता है कि थोड़ा सा पानी का लॉस होने का भी खदशा होता है, क्योंकि इसमें और चीज़ें भी होती हैं, सो कहीं ना कहीं डायूरेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लेकिन जैसे ऑरेंज जूस है वो बिल्कुल एक ठीक चीज़ है, वो पानी का मुतबादिल आप ले सकते हैं। लेकिन जो लोग ऑरेंज जूस नहीं ले सकते, जैसे डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स हैं, जो ओबेसिटी वाले पेशेंट्स हैं, तो वो पानी के ऊपर ही हम उनका सजेस्ट करते हैं। तो 6 गिलास पानी सर्दियों में आपको लेने लाजमी है। अब
आप पे डिपेंड करता है कि आप वो किस तरह से, जैसे यूजली पेशेंट्स को मैं एक क्लॉक बना देती हूँ कि इस टाइम के ऊपर आपने पानी लेना है ताकि आप लॉस की तरफ ना आ जाए। बिल्कुल ठीक है। एक ये भी चीज़ होती है कि हम गर्मियों में भी यही कहते हैं कि जी कि आपको रूम टेम्परेचर जो है वो पानी लेना चाहिए और आपको ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन अगर हम सर्दियों में बात करें तो माशाल्लाह से वही टेम्परेचर काफ़ी गिर गया होता है, तो क्या गर्म पानी लेना ज़्यादा बेहतर है? अच्छा, टेम्परेचर का ऐसा जितना रोल नहीं, टेम्परेचर का सिर्फ इतना सा रोल है कि हमें सूदिंग प्रॉपर्टी मिल जाती है कि हमें जो ठंड लग रही होती है उससे हमें वो महफूज कर लेते हैं। सो गर्मी में अगर गर्म पानी आप पीते हैं और सर्दियों में भी आप गर्म पानी पीते हैं तो उसका टेम्परेचर का इतना रोल नहीं है, बट पानी का रोल है। तो आप पानी, क्योंकि गर्म पानी लोग सर्दियों में अमूमन पीते हैं, जैसे शहद डाल के एड ऑन कर लेते हैं, कोई चाय बना लेते हैं, कोई एक्सट्रैक्ट ले लेते हैं। सो वो एक सूदिंग इफेक्ट है, जैसे जोशांदा बहुत से लोग ले रहे होते हैं, हम गर्मी में नहीं लेते, तो उसका एक सूदिंग इफेक्ट है। लेकिन अगर देखा जाए कि वो थर्मली हमारी बॉडी को कोई बेनिफिट दे रहा है तो ऐसा बेनिफिट नहीं है, बट ये है कि पानी को पानी के फॉर्म में लें ताकि डिहाइड्रेशन की तरफ ना। बहुत शुक्रिया जोहा, आप सबसे पाकिस्तान का ऐसा भी नहीं हो, बहुत सारी ऑप्शंस दे दी हैं कि इस तरह से आप पूरे करेंगे अपने पानी की कमी को, लेकिन 6 गिलास पानी आपने फिर भी साथ लाजमी तौर पर पीना है। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक में आप भी पानी पी लीजिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। बात करेंगे IMF ने साल 2022 में पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी है जी, और नए साल में कई मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है पाकिस्तान को। और IMF ने मईशतों की बहाली पर मबनी रिपोर्ट जारी कर दी है। दस्तावेज के मुताबिक साल 2022 पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित नहीं होगा और अशिया ज़रूरी की अगर बात करें तो उनकी कीमतों में 8.5% इजाफा जारी रहेगा। हाँ जी, बेरोजगारी 4.8% मजीद बढ़ेगी। करंट अकाउंट खसारा 0.6 से बढ़कर 3.1% हो जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना वबा का मईशत पर दबाव भी जारी रहेगा। बिल्कुल, अगर हम स्टेट बैंक की बात करें दूसरी जानिब तो अगले 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया स्टेट बैंक की जानिब से, और जारी एलामी के मुताबिक स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1.5% का इजाफा कर दिया, जिसके बाद शरह सूद 8.75% हो गई है। हाँ जी, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मुताबिक बैलेंस ऑफ पेमेंट और तवक्कुआत से ज़्यादा महंगाई की शरह में इजाफा हुआ है और महंगाई की शरह को मद्देनज़र रखते हुए पॉलिसी रेट में इजाफा किया गया है। सारी सूरत हाल है, इसी पर बात करेंगे। माहिरात डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब पहले बात कर लेते हैं कि शरह सूद में 1.5% का इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद शरह सूद जो है वो 8.75% हो गई है। कारोबार पे, मईशत पे क्या असरात होंगे इसकी और इसकी कितनी ज़रूरत थी? मैं समझता हूँ कि स्टेट बैंक के इस वक्त 2 मकासद हैं। ये जो शरह सूद बढ़ाया गया है, पहला मकसद उनका ये है कि रुपया जो इतनी तेज़ी से डॉलर के सामने अपनी वैल्यू लूज़ कर रहा है, उसको किसी तरह का सहारा देना है, उसको संभाला देना है कि वो इतनी तेज़ी से ना गिरे। दुनिया भर में जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो शरह सूद का इस्तेमाल करते हैं अपनी करेंसी को संभाला देने के लिए। इसमें मैं समझ रहा हूँ कि स्टेट बैंक किसी हद तक जो है वो कामयाब होगा। बहुत जो एक्सपेक्टेशंस थी, जो तवक्को की जा रही थी, उससे कहीं ज़्यादा रेट जो है वो बढ़ाया गया है। और आपके इल्म में है कि ये इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी, अभी वक्त नहीं था बढ़ाने का, अभी जो स्केड्यूल था वो कुछ हफ्ते बाद होना था। तो दूसरा मकसद उनका ये है कि महंगाई को किसी तरह शरह सूद से कंट्रोल किया जाए। अब जो मगरबी ममालिक हैं वहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है वो ऐसे ही पढ़ाया जाता है कि अगर महंगाई को कंट्रोल करना हो तो आप शरह सूद बढ़ा देते हैं। ठीक है। और उसकी वजह यह है कि मगरबी ममालिक में आपने देखा होगा कि जो सार्फिन हैं, जो कस्टमर्स हैं, जो वहाँ के शहरी हैं, अपनी कार भी लोन पे ली होती है, घर भी लोन पे लिया होता है, उनके घर में टेलीविजन जो है वो भी लोन पे लिया होता है, जो सोफा सेट्स पड़े हैं वो भी लोन पे लिया होता है। तो वहाँ के सेंट्रल बैंक जब रेट बढ़ा देते हैं तो ये सारे शहरी जो हैं ये अपनी परचेजिंग जो है, जो खरीदो फरोख्त है, वो उनको महंगी पड़ती है तो वो कम कर लेते हैं। अब इसका पाकिस्तान में मैं नहीं समझता हूँ कि शरह सूद को इस्तेमाल करके हम किसी तरह से महंगाई के ऊपर काबू पा सकेंगे, बिकॉज यहाँ पे जो आदमी है उसका बैंकिंग प्रोडक्ट से रियली ताल्लुक बहुत कम है। एक बहुत छोटी पॉपुलेशन है जिसका बैंकों से डायरेक्ट ताल्लुक है, जो अपने घर का सोफा भी शायद रेंट पे, उस पे लीज पे लेते हैं या टेलीविजन की लीज पे लेते हैं। तो एक मकसद स्टेट बैंक मेरे ख्याल में कामयाब होगा और दूसरे में उसको कामयाबी मैं समझ रहा हूँ, मेरा खदशा है कि कामयाबी नहीं होगी।
ठीक है। अच्छा फ़ारूक सलीम साहब, ये भी बताइएगा हमें कि IMF के मज़ीद किन किन मुतालबात पर अमल करना भी बाकी रहेगी, और अगर ऐसे ही IMF के मुतालबात पर अमल दरामद होता रहा तो मुल्क के लिए आप समझते हैं कि थोड़ा ख़तरनाक भी साबित हो सकता है? देखिए, बहुत ही बुनियादी सी एक बात से मैं शुरू कर, हमारी कनपट्टी पे किसी ने बंदूक नहीं रखी कि हमें ज़बरदस्ती से वो IMF के पास लेके जा रहे हैं। अपनी कोताहियों की वजह से, अपने खसारों की वजह से, जो हमारा तिजारत में खसारा हो जाता है, जो हम अपने बजट में नुकसान कर देते हैं, उसकी वजह से हम मजबूर हो जाते हैं कि ऐसे इदारों जब हम अपनी मईशत नहीं संभाल पाते अपनी पॉलिसीज के नतीजे में, तो फिर हम मजबूर हो जाते हैं कि हम बैरूनी ताकतों से जो है वो कर्जा जात लें। देखिए, ये बड़ी वाज़ेह बात है कि IMF सिर्फ एक मालियाती इदारा नहीं है, वो साथ में एक सियासी इदारा भी है, और उसके स्टेक होल्डर्स हैं, उसके सियासी मालकान हैं, और उनमें से सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है वो अमेरिका है। आप अंदाज़ा कीजिए कि IMF के बोर्ड के ऊपर जो अमेरिका के डायरेक्टर के वोट्स हैं वो तकरीबन 8,31,000 वोट हैं। यानी कि अमेरिका हाथ खड़ा होता है तो 8,31,000 वोट जो हैं वो खड़े होते हैं। अब आप इस तरफ आ जाएं कि वादे क्या किए गए हैं, हमने क्या वादे किए हैं और हमें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये मार्च की 24 तारीख को जो उस वक्त हमारे वजीर ख़जाना साहब थे डॉक्टर हफीज शेख साहब, उन्होंने 3 बड़े वादे किए थे प्रोग्राम के हवाले से और IMF के बोर्ड के हवाले से। पहला वादा ये था कि तकरीबन 5 से 6 रुपए फी यूनिट बिजली जो है वो बढ़ाई जाएगी, और बिजली की मद में तकरीबन 900 अरब रुपया इजाफी इकट्ठा किया जाएगा। ठीक है, ये गया। दूसरा वादा ये किया गया था कि पेट्रोल और डीजल की मद में तकरीबन 30 रुपए फी लीटर टैक्स लगाया जाएगा, पेट्रोलियम लेवी जिसको ये कहते हैं, यानी कि टैक्स लगाया जाएगा, और उस मद में 610 अरब रुपया इजाफी इकट्ठा किया जाएगा। और तीसरा वो टैक्स की एग्जेम्पशंस हैं, कोई 300-325 अरब रुपए की जो अभी एग्जेम्पशंस दी जा रही हैं, उन एग्जेम्पशंस को वापस लिया जाएगा। फिर आपको याद होगा कि हमारे वज़ीर ख़ज़ाना बदल गए, फिर शौकत तरीन साहब आ गए अप्रैल महीने में, और उन्होंने शौकत तरीन साहब ने ये कहा कि मैं जितने वादे पहले किए गए हैं वो मैं नहीं मानता हूँ, और मेरे पास एक जादू की छड़ी है और मैं छड़ी चलाऊंगा, और मुझे बिजली के रेट भी नहीं बढ़ाने पड़ेंगे, मुझे पेट्रोल के रेट नहीं बढ़ाने पड़ेंगे। उसके बाद फिर IMF ने साइड में तैयार कर दिया, उन्होंने कहा हम प्रोग्राम सस्पेंड कर रहे हैं, आप 5 या के लिए अपनी जादू की छड़ी चलाएं और हम देख नतीजे क्या निकलते हैं। तो वो नतीजे हैं वो आपके सामने हैं, वो जादू की छड़ी पाई, और अब हम अपनी एक वीक पोजीशन पे जाके IMF के पास वापस जा रहे हैं, और वादे वही हैं जो मैंने आपसे कहा। ये कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन बन गई हमारे लिए मजीद। डॉक्टर साहब, ये भी बता दीजिएगा, जो IMF ने मईशतों की बहाली पर रिपोर्ट जारी की है, 2022 कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए मुश्किल रहेगा, 2021 भी मुश्किल था, 2020 भी मुश्किल था, अब 2022 जो है वो भी मुश्किल रहेगा। बताइएगा पहले तो इन रिपोर्ट्स पर हमें कितना जो है यकीन करना चाहिए कि ये रिपोर्ट्स ठीक होती हैं, मईशत के हवाले से ठीक बातें कर रही होती हैं, और इससे फिर बचा कैसे जा सकता है जो कंसर्न हैं इसके अंदर? देखिए, IMF हुकूमत जैसे आपने कहा, और अवाम भी इस वक्त बड़ी वो डिलेमा है, बहुत मुश्किल सी सिचुएशन है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत वाकई में ये चाहती है कि अवाम को किसी तरह की रिलीफ दी जाए, और उसका एक मकसद ये भी हो सकता है कि इलेक्शन ज़्यादा दूर नहीं है, हुकूमत रिलीफ दे ताकि अपने वोट बैंक जो है उसको पक्का कर सके। लेकिन साथ ये है कि इस अगले 12 महीनों में हमें तकरीबन 30 अरब डॉलर चाहिए होगा टू मेक आवर टू एंड्स मीट, अपने खर्चे और खसारे को पूरा करने के लिए हमें 30 अरब चाहिए होगा। और इतनी बड़ी अमाउंट जब तक हम IMF के पैकेज का हिस्सा नहीं बनेंगे, हुकूमत जो बड़ी अमाउंट जो है वो कर्जा जात रेज नहीं कर सकेगी। तो हुकूमत बड़ी मुश्किल पोजीशन में है, वो रिलीफ देना चाहती है, लेकिन साथ ही साथ IMF का हिस्सा भी बनना पड़ेगा, और जैसे ही IMF हिस्सा बनते हैं तो फिर आपको पता है कि क्या क्या तकलीफ जो है वो सामने आ जाती हैं। तो IMF का हिस्सा जब हम बन जाएंगे तो हुकूमत के लिए तो आप समझिए बहुत बड़ी अच्छी खबर होगी, लेकिन जो है 22 करोड़ पाकिस्तानी इस मुल्क में, उनके लिए मैं समझता हूँ कि वो तकलीफ और बोझ मजीद बढ़ जाएंगे। तो ऐसे कहने का हिस्सा बनने के लिए 22 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं होगी।
ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब गवर्नमेंट करे क्या ऐसी सूरत हाल में? जिस तरह से वज़ीर आज़म साहब बारहा जिक्र कर रहे हैं, आप भी ये बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट चाहती है कि हालात किसी तरह बेहतर हों, क्या अब इतना हम मतलब नुकसान उठा चुके हैं कि अब बेहतर पॉलिसीज़ भी हम इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रहे, या प्रॉब्लम एक्चुअली अब कहाँ पर है जिसको दुरुस्त किया जा सके? जी, अच्छा सवाल है, और इसमें आपने जो क्रिटिकल लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो पॉलिसी का। ये पॉलिसी उस वक्त बनती है जब पहले आपके पास एक टीम एग्जिस्ट करती है, टीम है वो बैठती है और फिर वो पॉलिसी बनाती है। अब हमारे यहाँ आपने देखा है कि तकरीबन 40 महीने होने को हैं पीटीआई की हुकूमत की, और इन 40 महीनों में ख़ास तौर पे अगर आप वज़ारत ख़जाना को देखें तो टेक्निकली 5 जो वज़राए ख़जाना हैं वो बदली हो चुके हैं। कभी कोई खजाना आता है वो इलेक्ट नहीं हो पाता, फिर उसको मुशीर खजाना बना दिया जाता है। ऐसा भी वक्त इस वक्त हमने देखा है कि जिसमें 22 करोड़ पाकिस्तानियों का ना कोई वज़ीर खजाना था और ना कोई मुशीर खजाना। तो ऐसे माहौल में पॉलिसी कोई ठोस किस्म की सामने आना बड़ा मुश्किल सा लगता है। जब तक टीम नहीं एग्जिस्ट करेगी, उसको कोई टेन्योर नहीं मिलेगा, उसको कोई टाइम नहीं मिलेगा, उसको माहौल नहीं मिलेगा, तो पॉलिसी कैसे बनेगी? पॉलिसी क्या बनी है ये बड़ा वाजे है। और ये अगर पीटीआई का जो मंशूर था इलेक्शन मैनिफेस्टो 2018 का, उसमें सीरियसली ये चीजें लिखी हुई हैं, वो बड़ा अच्छा डॉक्यूमेंट है। पीटीआई को 2018 में पता था कि उनको क्या पॉलिसीज बनानी है, बदकिस्मती थी कि उनके पास टीम इकट्ठी नहीं हुई और कोई भी पॉलिसी नहीं बना पाई जिसका उन्होंने जिक्र अपने मंशूर में किया था। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी बता दीजिएगा कि मतलब कि एक तरफ ये है कि वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि हमने महंगाई पे कंट्रोल करना है, लेकिन वो साथ कहते हैं हमारे दौर में गुर्बत में कमी हुई है, महंगाई में भी कमी हुई है, वज़रा भी यही बात कर रहे होते हैं। आप क्या समझते हैं कि अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है गवर्नमेंट को कि इतने हालात ख़राब हैं, या फिर अंडरस्टैंडिंग है लेकिन सियासी तौर पर भी तो ऐसी बात नहीं की जा सकती है? देखिए, मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब को सही ब्रीफ नहीं किया जा रहा। शायद उनकी तीर जो उनके नीचे हैं उनको सही असल सिमत जो है, जो असल हक़ाइक़ हैं वो नहीं बताए जा रहे। देखिए, जो भी पाकिस्तानी बाजार से आटा खरीदने जाता है, चीनी खरीदने जाता है, उसको पता है कि इस वक्त मईशत का क्या हाल। कोई सियासतदान नहीं चाहिए किसी पाकिस्तानी को ये बताने के लिए कि भाई आपकी मईशत बड़ी अच्छी जा रही है या आपकी मईशत बड़ी बुरी जा रही है। आपको 22 करोड़ पाकिस्तानियों के सामने बैठ के अगर ये बताएंगे कि जी गुर्बत दूर है या कम हो रही है, पाकिस्तानियों को ये पता है, पाकिस्तानियों को ये बताने की जरूरत नहीं है। इस वक्त जो औसतन आमदन है हर पाकिस्तानी की, वो तकरीबन 16,000 रुपए माहाना की आमदन है, लगभग पैसे। अब ये बताइए कि अगर 70-75 रुपए का आटा खरीदना है, अगर 110-115 रुपए की चीनी खरीदनी है, 16,000 रुपए में फिर महीने के बाद आपने जो बिजली का बिल देना है, तो इस वक्त बड़ी सख्त तकलीफ में है पाकिस्तानी। और अब तो कराची से ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि महंगाई की वजह से लोग अपने आप को आग लगा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, आप सुबसान से गुफ्तगू कर रहे थे और जिस तरह से वो बात कर रहे थे कि पॉलिसीज़ जो हैं वो उन्होंने कहा कि टीम उनको इस तरह से नहीं मिली, लेकिन जो उन्होंने मंशूर 2018 में पीटीआई गवर्नमेंट लेके आई थी वो बहुत अच्छा था और सोल्यूशन थे उसमें, लेकिन वो टीम नहीं मिली कि वो उसको हैंडल कर सके। और तसलसल जो है पॉलिसीज़ का वो बहुत ज़्यादा अहम होता है। अभी हम आपको बताएंगे कि हारते हारते हम बचें। वैसे हारते हारते वाकई में हमें शुक्रिया करना चाहिए खुशदिल शाह का और मोहम्मद नवाज़ का, जिन्होंने हमें बड़े ज़बरदस्त तरीके से उस हार से निकलवाया, क्योंकि एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि हम हार गए और इतना मतलब टेंशन बढ़ती जा रही वर्स्ट कंडीशन लग रही थी उसकी, बहुत ही ज़्यादा मैच की, पता नहीं अब क्या होने जा रहा है। लेकिन अब देखा जाए तो पाकिस्तान ने पहले T20 में बांग्लादेश को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 4 विकेट से शिकस्त दे दी और पाकिस्तान ने 128 रन का हदफ 6 विकेट्स पर पूरा भी कर लिया। हाँ जी, इख्तितामी ओवर्स में हम देखें तो शादाब ने 10 गेंदों पर 21 रन बनाए हैं, वो बड़ी बेहतरीन इनिंग्स थी। जिस तरह से नवाज़ का तुमने जिक्र किया, 8 गेंदों पर उन्होंने 18 रन बनाए हैं, टीम को फतह दिलाई है, ये भी बहुत बेहतरीन था। और ढाका में खेले गए पहले T20 मैच में बांग्लादेश ने जो है टॉस जीता था, बैटिंग का फैसला किया था और स्कोर उन्होंने एक अच्छा बना लिया था, लेकिन फिर जो है पाकिस्तान ने खैर कोशिश करते 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 आखिरकार जो है टारगेट हासिल कर लिया। इसी हम सारी सूरत हाल पर बात करेंगे, खासतौर पर पिच पे हमने बात कर रही है, कमेंट्री जैसी होती रही है। कमेंट्री तो मैंने देखी, वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि ये क्या था। और फिर बॉलिंग स्पीड जो वो आ रही थी, वो पता नहीं क्या आ रही थी,
15 की स्पीड से तो हसन अली ने बॉल्स की हैं, मतलब कि शोएब अख्तर को किधर छोड़ दिया। कमबैक अच्छा किया है, उन्होंने बताया कि जी मैं वापस आ गया अपनी फॉर्म में, आप परेशान हो, आप सारे इतना क्रिटिसाइज किया था ना जो उनको, तो फिर उसका रिजल्ट हमने देखा कि इस मैच में वो उन्होंने कमबैक बड़ा शानदार तरीके से हाफिज इमरान हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हम वर्ल्ड कप के बाद जा रहे थे मैच खेलने के लिए, एक मौका तो ऐसा था कि दिल धक धक कर रहा था कि ये क्या होने वाला है, मतलब कि सिर्फ पिच का कसूर है या हमारे प्लेयर्स का भी कुछ कसूर था? देखें, बहुत शुक्रिया और सुबह बखैर तमाम देखने वालों को। पाकिस्तान को हमेशा मसला होगा, भले वो पहले बैटिंग कर रहे हों, हदफ का ताक़ुब कर रहे हों या उन्होंने किसी के सामने हदफ रखना हो। अगर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जल्दी आउट हो जाएंगे तो पाकिस्तान के लिए मसाइल होंगे। और कल भी आप देखें कि जिस तरह से मोहम्मद रिजवान को बॉल बहुत अच्छा हुआ, पढ़ने के बाद अंदर आया और वो उसकी लाइन को मिस कर गए, फिर बाबर भी इनसाइड एज हुआ और वो भी आउट हो गए। तो उसके बाद फिर पाकिस्तान की जो हैदर अली एक नए हैं, उनको अभी बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है, सीखेंगे इंशाल्लाह, गलतियां भी करेंगे लेकिन सीखते चले जाएंगे। जो शॉट उन्होंने कल मुंतखब किया खेलने के लिए, वो मतलब रिस्क के ऊपर था, क्रॉस खेला, नीचे रहा और वो आउट हो गए। जो आपका सवाल है ना कि ये पिच और दूसरा दोनों चीजें मौजूद थी, जल्दबाजी भी कहीं कहीं नजर आती है और जो पिच का रवैया है वो भी नजर आता है। लेकिन जो उसके बाद फखर जमान की और खुशदिल शाह की और मोहम्मद नवाज की इनिंग्स है, तमाम उन तीनों बल्लेबाजों को उसका क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने उस मुश्किल हालात में, और सबसे ज्यादा फखर जमान को, क्योंकि उन्होंने अपनी नेचर से हट के, अपनी फितरत से या अपने का एक अंदाज है उससे हट के उन्होंने बैटिंग की और पाकिस्तान के लिए उन्होंने कामयाबी हासिल की। उनकी रन बड़ी इंपॉर्टेंट थी, उस वक्त पाकिस्तान को जरूरत थी, और अगर उनकी विकेट निकल जाती वहां पर तो पाकिस्तान का ये जो कल का मैच का नतीजा था ये उससे जरा मुख्तलिफ भी हो सकता था। तो जो पिच है वो T20 के तकाजों के मुताबिक नहीं बनाई है। वर्ल्ड कप पर जाने से पहले भी बांग्लादेश में जो टीमें खेलने के लिए आई थी तो उस वक्त भी बहुत गैर मयारी पिचेस थी जो सपोर्ट नहीं करती थी, या जो T20 क्रिकेट है उसके तकाजों के मुताबिक नहीं थी। कल भी उसी किस्म की सूरत हाल का सामना था, कल भी पिच वैसा ही था। आप बिल्कुल ऐसे ही पिचेस का काफी वो स्लो लग रही थी, लेकिन हमने अगर देखा जाए तो इमरान जिस तरह से खुशदिल और मोहम्मद नवाज ने परफॉर्म किया, आपने समझते कि उन्होंने साबित करके दिखाया कि अगर खिलाड़ियों को मौका दिया जाए, उन पर एतमाद किया जाए तो फिर इस तरह की परफॉर्मेंस नजर आ रही होती है हम लोगों को। देखिए, जो खुशदिल हैं उनको माजी में भी मौके मिले हैं, उनकी स्ट्रेंथ जो है वो कुछ और है, उनकी शॉट की रेंज जो है वो उतनी नहीं है जितनी इस लेवल के ऊपर और इस नंबर के ऊपर जिसके होने की जरूरत होती है, उसमें बेहतरी की जरूरत जरूर है। कल की कारकर्दगी के ऊपर हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो बहुत बासलाहियत है, उनको बहुत ज्यादा मौके मिलने चाहिए और उनके साथ बाहर बिठाकर ज्यादती की गई है या नाइंसाफी हुई है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपका मुखालिफ वो बहुत ज्यादा तगड़ा नहीं है या उतनी ज्यादा मजबूत टीम नहीं है, या वो बहुत शानदार किस्म की बॉलिंग जिस तरह ऑस्ट्रेलिया करती है, जिस तरह साउथ अफ्रीका करता है, या जिस तरह न्यूजीलैंड की बॉलिंग है, या दुनिया की जो दीगर बेहतरीन टीमें हैं, जिस तरह इंग्लैंड की बॉलिंग है, उस तरह की बॉलिंग नहीं है। लेकिन कल के मैच के एतबार से जो हम कल खेल रहे थे उसको सामने रखते हुए बहरहाल ये कहा जा सकता है कि कल के मैच में जिस चीज की जरूरत थी और जिस लिए उनको टीम में शामिल किया गया था वो उन्होंने किया। जहां तक मोहम्मद नवाज का ताल्लुक है, देखिए मोहम्मद नवाज बेहतर बैट्समैन है दीगर खिलाड़ियों से जो इस टीम में आपको नजर आते हैं उस नंबरों के ऊपर, बल्कि वो अगर उनका बैटिंग ऑर्डर आप प्रमोट भी कर देते हैं तो वो वहां पर भी ज्यादा अच्छा खेलने की सलाहियत रखते हैं, क्योंकि उनकी जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है वहां पर आपको उनकी ज्यादा तवज्जो उनकी बैटिंग के ऊपर नजर आती है, और वो एक अच्छे बैट्समैन है, प्रॉपर बैट्समैन है। वो ये नहीं है कि इजाफी खूबी रखते हैं या फिर आप उनको अगर बॉलिंग नहीं कर पाए तो बैटिंग में चल जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो बेहतर बैट्समैन है, अच्छे बैट्समैन है और ज्यादा बिल्कुल ऐसी है, इनिंग्स बिल्ड करने में बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। जहां पर आप मोहम्मद हफीज़ को, शोएब मलिक को खिला रहे हैं, अगर थोड़ा सा चांस दिया जाए तो उस पोजीशन पर भी बेहतर ये खेल सकते हैं। हैदर अली की फिटनेस के ऊपर आपको थोड़ा सा लग रहा है इमरान के उनको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए? कुछ वेट उनका बढ़ता चला जा रहा है और वेट बढ़ने पर बड़े खिलाड़ी बाहर बैठे हुए हैं टीम से, छक्के बड़े बड़े मार सकते हैं वो। देखें, इतना नहीं बढ़ना चाहिए जितना उन खिलाड़ियों का है, इतना नहीं बढ़ना चाहिए। और जब आप पावर हिटर हैं, आप में कुछ ना कुछ तो फिर ताकत होनी चाहिए। आप देखें कि बहुत लीन है इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, और लोग ये बात कर रहे हैं कि उनको अपना कुछ थोड़ा सा वजन मसल मास की सूरत में कुछ बढ़ाना चाहिए, कुछ थोड़ा सा उनके जिस्म के ऊपर कुछ चीजें नजर आनी चाहिए। हैदर अली की जो फिटनेस है, अगर तो वो 2 को 1 कर दें रन लेते हुए, रनिंग बिटवीन द विकेट्स, और अगर वो जब फील्डिंग कर रहे हैं और फील्डिंग करते हुए वो 1 को 2 करवा दें तो वो लम्हा फिक्रिया है, परेशान कुन है। लेकिन अगर वो इसी
अपनी जिस्म के साथ, इसी बॉडी के साथ, इसी फिजिक के साथ वो रनिंग बिटवीन विकेट बहुत अच्छी करते हैं, वो फील्डिंग में बहुत ज्यादा मुतहरिक नजर आते हैं, तेज नजर आते हैं, चुस्त सूरत और फुरत, वो सारी चीजें उसमें नजर आती हैं, तो वो ठीक नहीं है। उनका असल मसला उनकी जो बैटिंग है ना, जिस नंबर पर उनको मिला है, अब उन्हें इनिंग्स की तामीर का फन सीखना है, उसको महारत हासिल करनी है, क्योंकि हर जगह पर आपको जाते साथ बड़े शॉट्स नहीं मिलेंगे और बांग्लादेश में तो आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे। आपको इनिंग्स ड्राफ्ट करनी है, स्कोर बोर्ड को रोटेट करना है, स्कोर बोर्ड को रोटेट करते हुए आपने अपनी इनिंग्स को आगे लेकर जाना है और बुरे गेंदों का इंतखाब करना है शॉट्स के लिए। ये जो बॉलिंग बांग्लादेश की है, इन्होंने आपको खराब गेंद कराने ही कराने हैं, इन्होंने आपको खराब गेंद कराने हैं। तो आप वापस आए हैं पाकिस्तान की टीम में, आपको ज्यादा अच्छे अंदाज में उसको आगे लेकर के चलना चाहिए। और पाकिस्तान तब्दीली दूसरे T20 में होनी चाहिए इमरान, अब जरूरत है को करने की। उस्मान कादिर को डाल लिया जाए, इफ्तिखार को हम लेके गए हैं, आसिफ ने चंद गेंदें खेली थी, बेहतरीन खेली थी T20 वर्ल्ड कप में, क्या कोई तब्दीली की जरूरत है मैच में? देखें, इस मैच में भी पाकिस्तान ने खुशदिल शाह को खिलाया, पाकिस्तान ने हैदर को खिलाया, पाकिस्तान ने नवाज को खिलाया, 3 तब्दीलियां तो मेरा वसीम को भी खिलाया, वसीम को भी खिलाया, सॉरी वसीम जूनियर को भी खिलाया, और वसीम ने भी कल अच्छी बॉलिंग की, वसीम भी अच्छी बॉलिंग की। तो पाकिस्तान के पास T20 के ऑप्शंस तो बढ़ गए हैं। अब पाकिस्तान क्या कर सकता है ज्यादा से ज्यादा? मेरा ख्याल दूसरा मैच जीतकर, जो टेस्ट जीतकर जो तीसरा मैच है उसमें ज्यादा तब्दीलियां कर सकता है। बाहर बैठे हुए कौन, लेकिन ये ऑप्शंस की बात है। उस्मान कादिर बाहर बैठे हैं, लोग शहरवाज धानी को देखना चाहते हैं, तो ये भी अब अगर अंदर आते हैं तो आप शोएब मलिक को बाहर बैठा, इफ्तिखार को लोग देखना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह की प्राइम फॉर्म में वो गए थे, वो लोग चाहते हैं कि उनको मैच टाइम मिले। आसिफ अली को खिलाना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने जो 2 मैचेस पाकिस्तान के लिए जीते, उस परफॉर्मेंस के बाद उनको तसलसल की जरूरत थी, ताकि उनका एतमाद बेहतर हो, जो उनकी असल सलाहियत है जिसके लिए उनको टीम में शामिल किया गया, वो उसमें और ज्यादा महारत हासिल करें। क्योंकि तब्दीलियां तो लिखी जा रही हैं, आप कर सकते हैं बाहर बैठे भी। जब आपके पास ऑप्शन ज्यादा आ जाती है ना हमजा, एक ये भी मसला होता है, क्योंकि फिर हर जगह पर लोग ये सवाल भी उठाते हैं कि देखें जी शाहनवाज बाहर बैठा है, उस्मान कादिर बाहर बैठा है, आप देखें जी कि वहाँ पे इफ्तिखार अहमद बाहर बैठे हैं। ठीक है, जो अंदर खेल रहे हैं वो भी पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, जो बाहर बैठे हैं वो भी पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। अब ये मौका मिलने की बात है। आप देखिए शादाब खान को फौरी तौर पर भी ड्रॉप इसलिए नहीं किया जा सकता कि एक तो वो पाकिस्तान के वाइस कैप्टन है, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि वो खुद आउट ऑफ फॉर्म थे, 1.5 साल से वर्ल्ड कप में उनकी फॉर्म वापस आई है, वो तो खुद अपनी फॉर्म की बहाली में और उसको मुकम्मल बहाली की तरफ हैं। बिल्कुल ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह पाकिस्तान से आप बात करें तो पाकिस्तान ने पहला मैच जीत लिया, दूसरा मैच अगर जीत ले तो फिर तीसरे में बड़ी तब्दीली इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसी है हमजा। लेकिन ये है कि हमें कॉन्फिडेंस है कि हमारे पास अच्छे प्लेयर्स पड़े हैं, पीछे बैकअप में भी। हाँ बिल्कुल, बेंच स्ट्रेंथ जिस तरह से होता है ना कि अब लग रहा है कि पास वाकई पाकिस्तान की टीम के पास बेंच स्ट्रेंथ भी है। चलें जी, हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम बात करेंगे दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में ई कॉमर्स का बिजनेस हैरत अंगेज तौर पर उभर के सामने है और पाकिस्तान एक तरक्की पजीर IT पावर हाउस भी है जो इस वक्त अलग अलग ई मार्केट का घर है जो मकामी और गैर मुल्की सरमाकारों को अरबों रुपए जो है कमाने के मौके भी फराहम कर रहा है। हाँ जी, अगरचे ई कॉमर्स में पाकिस्तान आलमी मार्केट के बराबर तो नहीं है, मगर ई कॉमर्स का बिजनेस पाकिस्तान में तरक्की की जानिब गामजन है और बड़ी तेज़ी से नौजवान इससे मुंसलिक हो रहे हैं। और मुल्क में रवा माली साल की पहली छमाही में ई कॉमर्स मार्केट के हजम में 35% से ज़ायद का इजाफा भी रिकॉर्ड किया गया। बिल्कुल, और ई कॉमर्स बिजनेस आवाम के साथ साथ मुल्की मईशत को भी फ़ायदा देगा। और फिर एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 तक पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बरामद में 25% इजाफा भी मुतवक्किल है और ग्लोबल ई कॉमर्स का हिस्सा बनने के लिए गवर्नमेंट को मुआशी तरजीहात में भी इसे नुमाया हैसियत दी जानी चाहिए। अच्छा, इसके लिए ज़रूरी क्या है? कुछ मुश्किलात हैं जो इससे वाबस्ता लोग हैं उनको हल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन लोगों से जिन लोगों के ये मसाइल हैं उन्हीं से पूछना
पूछना पहली बात तो यह है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी IT मिनिस्ट्री बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम कर रही है, लेकिन फिर भी कई मसाइल हैं। पेपाल ने अभी तक फैसला नहीं किया, उनके अपने कुछ सवालात हैं, कुछ उनके कंसर्न्स हैं, जैसे पहले अमेजोन के थे। इंटरनेट 4G को हमें आम करना फ़िलहाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो 5G की बातें हो रही हैं, 4G के हवाले से अवेलेबिलिटी होना, हर जगह नेट मौजूद तो हो जहाँ पर लोग काम कर सकें, लोग वहाँ पर आसानी से काम तो कर सकें। अगर हम बात करें हमजा तो तालीमी निसाब में मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इश्तिहारात और जो सेल्स के साथ हमें ई-कॉमर्स को भी बुनियाद बनाना होगा, ताकि वो वहीं से स्टडी से जब पढ़ते हैं तो फिर आगे उनका कोई मुश्किलात ना हो। लेकिन अभी इस वक्त मुश्किलात क्या हैं वो जानेंगे हम, और उस पर हम बात भी करेंगे, और फिर हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से हम अपना आम आदमी किस तरह से अपना जो है वो बिजनेस रन कर सकते हैं, हम इसी पे बात करेंगे। सुहेल तारिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ई-कॉमर्स के जो है एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सुहेल तारिक साहब। सबसे पहले हमें बताइएगा अभी भी ई-कॉमर्स के चैलेंजेस क्या क्या हैं और कौन कौन से मसाइल जिनका सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को भी। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। देखिए, सबसे 2-3 चैलेंजेस हैं। प्रीमियर सबसे बड़ा तो अवेयरनेस है कि हम लोग बिल्कुल इस, अगर आप मुझसे पूछें येस और नो में कि क्या इस इंडस्ट्री में पैसा है, बहुत पैसा है। जब आप एक दफ़ा एक स्किल को एक्वायर कर लेते हैं और इसका टाइम भी 6 महीने से 1 साल का है, देन पैसा है इस फील्ड में। बट ये इजी नहीं है। इसमें आसान बहुत है कि आप इंटर हो जाएं, बहुत आसान है। आप अभी, मुझे खुद ज़रूरत है, 20 लोगों को मैं जानता हूँ अक्रॉस पाकिस्तान, फ्रॉम कराची टिल गिलगित, मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ जिनको लोगों की ज़रूरत है जो कि काम करना चाहते हो। एक तो सबसे बड़ा ये है कि इस चीज़ को क्लियर करने की यूथ को ज़रूरत है कि ये थोड़ा सा कमिटमेंट मांगती है, ऑनेस्टी मांगती है, लॉयल्टी भी मांगती है। सेकंड जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो गवर्नमेंट एंड पे भी है। हमारी गवर्नमेंट को पता भी नहीं है ये क्या है। देखिए, फ्रीलांसिंग सिर्फ US अलोन में $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है। $1 ट्रिलियन यूनाइटेड स्टेट्स में लोग पे कर रहे हैं फ्रीलांसर्स को, और हम इसका 5% भी ले जाएं, 5%, हालांकि कुछ भी नहीं है। $50 बिलियन है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट से ज्यादा है। हमारा ह्यूमन कैपिटल सबसे स्मार्ट है, सबसे जबरदस्त है, कुछ करना चाहता है, बट अभी तक गवर्नमेंट को नहीं पता फ्रीलांसिंग में होना क्या, क्योंकि जिन लोगों को उन्होंने इर्द गिर्द रखा वो बेचारे उन्होंने खुद फ्रीलांसिंग नहीं की हुई, तो उनको थोड़ा सा थर्ड जो प्रॉब्लम है, अभी आपने 35% राइज की बात की, ये एटलीस्ट 100% होना चाहिए था। अगर ये बैंकिंग चैनल में मुझ जैसे बंदों को, जो कि रियल लोग हैं, जिनके क्लाइंट्स हैं, रियल क्लाइंट्स हैं, उनको ये तसल्ली दें कि आपका जो पैसा आएगा वो डबल टैक्सेशन और खाम खा की बुलिंग से बचेगा। आप ऐसे अकाउंट बनाएं, स्टेट बैंक को डायरेक्टिव दें। अभी पार्लियामेंट में लॉ पास हुआ है, स्टेट बैंक को आज़ाद किया है। मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ फ्रीलांसर्स अकाउंट को अलग करें। इनमें जो पैसा आता है, जाता है, हम जैसे जो मेरे जैसे जो लोग हैं उनसे वो करें। हम आपको खुद बताएंगे कि आपने अकाउंट खोलने से पहले क्या डॉक्यूमेंटेशन लेनी है। जैसे कि अपवर्क के अकाउंट्स हैं, आप उसकी वो ले लें कि उसमें से डेली कितना आ रहा है। जब वो इस तरह की गारंटियां आपको दे दे, या आपका कोई गोरा क्लाइंट, अब देखिए ना, हम पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं, हम आपस में लगे हुए हैं। एक क्लाइंट बन जाता है, वो आप एक बच्चा है, उसने जनाब साथ वाली किसी को फाइनेंसर से 10-15 लाख लिए और वो डुबो दिए, और वो आपस में एक कैट एंड माउस गेम स्टार्ट हो गई है। गोरा क्लाइंट मस्ट बी द अल्टीमेट टारगेट ऑफ दिस फ्रीलांसर जो भी इधर आ रहे हैं, और बाहर से पैसा आना चाहिए। फिर ठीक है सुहेल तारिक साहब, यहाँ पर प्लीज ये भी बताइएगा कि पिछली बार जब आपसे गुफ्तगू हो रही थी तो आप ये बता रहे थे कि हम सिर्फ अपने ज़रूरत के जो डॉलर्स हैं वो पाकिस्तान लेकर आ रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें कई मसाइल का सामना करना पड़ रहा होता है। अभी हमें आप ये बताएं कि कई नौजवान ये शिकायत कर रहे हैं कि हमें, क्योंकि हम यहाँ पर सोर्स अपना बता नहीं पाते हैं, दूसरा मसला ये होता है कि हम अपने पैसे ला नहीं पा रहे हैं, कई डॉलर्स तो हमारे अकाउंट जो हैं वो मुंजमद हो जाते हैं, हम डॉलर्स हमारे ज़ाया हो जाते हैं, हमारे अकाउंट्स बंद हो जाते हैं, हमें नए अकाउंट्स खोलने पड़ते हैं। ये कितना बड़ा मसला है? ये सब मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि सर, हम लोग, मुझे एज ए बाहर से पैसे लाने वाले बंदे की हैसियत से मुझे नहीं है एतबार इस बैंकिंग सिस्टम पे, क्योंकि मेरे पास तो देखिए, मेरे पास इस वक्त मेरे अकाउंट में फॉल कर रहा है अराउंड
2.5 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस, जो सिर्फ मैं अपने सैलरीज और रेंट वगैरह में और अपने खर्चे के लिए मैं यानी कि उसको करता हूँ। फिर वही बात फिर घूम फिर के आगे कि इन लोगों को पता भी, और अब बाहर जाए, अच्छा मैं पाकिस्तान की बैंकिंग सिस्टम में मुझे खुद विजिट करना पड़ता है, मुझे लाइन में लगना पड़ता है, और यूएसए में मेरे अकाउंट, मेरा ट्रांसफर वाइज का अकाउंट है, मेरा पेयोनियर का अकाउंट है, मैं एक दफा भी यूएसए अभी तक नहीं जा सका हूँ ड्यू टू कोविड मेनली, अब जाने वाला हूँ। मगर मेरा यूके में भी अकाउंट है, मेरा यूएसए में भी अकाउंट है, और वो सबसे ज़्यादा वो मुझसे कोई चीज़ उन्हें चाहिए होता है, वो कहते हैं जी आप पासपोर्ट के साथ अपनी तस्वीर खींच के भेज दें, यू आर नाउ यू नो ट्रस्टवर्थी पर्सन। हाँ, या फिर वीडियो वेरिफिकेशन वो कर लेते हैं, आईडी कार्ड लेके बैंक वीडियो वेरिफिकेशन कर लेते हैं, या वो एक उन्होंने बनाया हुआ ओटीपी वो आपके घर के एड्रेस पे भेज देते हैं, आप उसको डाल देते हैं। वो जो भी 3-4 तरीके हैं, हमें बहुत जल्दी इसमें इवॉल्व होने की जरूरत है, वगरना देखिए फिर वही बात है कि ये किसी की मिरास नहीं है इल्म, ये किसी की जागीर नहीं है, ये कोई हमारे लिए नहीं बनी। अगर हम इसमें लीड नहीं लेंगे वी कैन लूज द एज, जो कि अभी इस वक्त हमारे पास है। पाकिस्तानी अभी आप इंटरनेशनल फोरम्स पे जाएं, इर्द गिर्द हमारा नाम अब बन रहा है। आप हीलियम टाइम के ओनर से पूछें, वो बताएंगे पाकिस्तान इज डूइंग गुड। आप टॉप 10 मेंटोर जो गोरे हैं उनसे जाके पूछें, वो बताएंगे कि पाकिस्तानी आर डूइंग गुड। बट ये खेल अभी स्टार्ट हुआ है, इसमें ऑन ग्राउंड इस जगह पर बहुत चैलेंजेस हैं, बहुत चैलेंजेस जिसको मीट करने की जरूरत है। बिल्कुल सुहेल तारिक साहब, चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा है जिनको मीट करने की ज़रूरत भी है। गवर्नमेंट का भी इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर सकती है। ख़वातीन की अगर हम बात कर लें, ई कॉमर्स उनके लिए किस तरह का शोबा, और ख़वातीन इसमें किस तरह से कामयाबी हासिल कर सकती हैं? जो ख़वातीन अभी इनिशियल स्टेजेस पे जो कि सोच रही हैं हम इस तरफ आएँ, वो क्या कर सकती हैं? मैडम मैं तो बिल्कुल आपको ये पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, और मैं जब एटलीस्ट मैं जब बात करता हूँ मैं उसको एक्सपीरियंस के तहत कह रहा हूँ। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर या कोई फेमिनिस्ट नहीं हूँ। ये इंडस्ट्री बेसिकली खवातीन की डोमिनेशन के लिए बनी है। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में 6 महीने में 5% से रेस करके ये 23% पे इस वक्त खवातीन काम कर रही हैं, और दे आर द बेटर पर्सन्स, दे आर द बेटर लॉयल पर्सन्स। वो कमिटेड हैं, वो टाइम की पाबंद हैं, उनको गलत करके खुद बताने का भी हौसला है, उनको एक्सेप्टेंस आती है। आई एम द फैन, और मैं इससे पहले स्कूलिंग में था। ये ई कॉमर्स वर्ल्ड, क्योंकि देखिए कंफर्ट ऑफ देयर ओन होम वो कर सकते हैं। मेरे पास डिवोर्सेज हैं, मेरे पास 2 बच्चों की यानी कि जिनके 2 बच्चे हैं, जो लाइक जिनके खावंद ऑलरेडी लाइक कोई काम करते थे, वर्कशॉप थी, वो पढ़ी लिखी थी, मेरे पास आई। मुझे सिर्फ और चाहिए क्या, एहसास जिम्मेदारी। इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़े से प्रोसेस को समझें। सो ये मैं आपको कह रहा हूँ कि जो खवातीन आउट देयर घरों में बैठी हैं वो आएं और थोड़ा टाइम दें। अच्छा, फिर अगेन जो पहली मेरी शुरू में मैंने बात की कि जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, पहले ग्रैस्प करें कि हो क्या रहा है, और फिर किसी से इन टच हो जाए। कोर्सेज कर लें, कोर्सेज भी देखें कि अब देखें ना, आप लोग भी जानते हैं कि पाकिस्तान में सबसे फ्री आदमी वो है जो पैसे नहीं कमा रहा है, और जो पैसे कमा रहा है उसके पास टाइम नहीं है। अब ये एक और पाकिस्तान में भी चल रहा है, तो आप कोर्सेज भी जरा सा थोड़ा सा ड्यू डिलिजेंस करें और थोड़ा सा इंडस्ट्री को समझें कि इंडस्ट्री में हो क्या रहा है। ठीक है सुहेल तारिक साहब, एक और बड़ा मसला है, वो भी हमें शिकायत मिलती है। एक तो इंटरनेट के हवाले से कि अवेलेबिलिटी नहीं होती। वैसे तो ऑफिस बाउंड आप लोगों का काम नहीं है, लेकिन चूंकि इंटरनेट के इश्यूज आ रहे होते हैं और गोरा इस बात को नहीं समझ रहा होता क्योंकि इंटरनेशनल आपके क्लाइंट्स हैं, तो ये कितना बड़ा मसला है, गवर्नमेंट को इस पर कितना काम करना है। और हमें आप लोग अपने काम का और यूनिवर्सिटीज़ का बताइएगा कि यूनिवर्सिटीज़ अभी क्या किरदार अदा कर रही हैं, या यूनिवर्सिटीज़ को भी अभी समझ नहीं आ रही है कि किस तरफ यूथ को लेके जाना चाहिए। यस, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट। नंबर 1 इंटरनेट। देखें, अब गोरे आज तक ये मुझसे सवाल करते हैं कि भाई अब मैं नाम नहीं लेता, कुछ मखसूस दिन पे हम इंटरनेट क्यों बंद कर देते हैं पाकिस्तान भर में। वो आज तक ये बात समझ से कासिर है, उनको समझ ही नहीं आती कि जब आपके हॉलीडेज आते हैं, हर बड़ा हॉलीडे जिसमें हम लोगों को रोड ऑक्यूपाई करने होते हैं, हम मखसूस इलाकों में शहर के शहर हम इंटरनेट बंद कर देते हैं। वी नीड टू फिक्स दैट। सेकेंडली, देखें
ये जो फ्रीलांसिंग है, ये डिजिटल नोमैड एक और लफ्ज है जो थोड़ा सा इससे आगे, फ्रीलांसिंग तो नाम चल पड़ा है ना, जी जी। एक और वर्ड है जिसका नाम है डिजिटल नोमैड। नोमैड ये होता है कि आप अपना लैपटॉप उठाएं, अपना मोबाइल उठाएं और आप पाकिस्तान के किसी कोने पे, इंटरनेट इज आवर बेसिकली द ब्रेथ एंड ब्लड। अगर वो नहीं है तो हम तो देखिए, मैंने किसी गोरे से मेरे से 1 to 1 नहीं हुआ। सो इंटरनेट एटलीस्ट जो आपके पब्लिक प्लेसेस हैं और आपके जैसे टूरिज्म है, आप देखें मैं जब भी मरी गया हूँ, आई वॉज डिजास्टर्स इन मरी में, हालांकि वो हमारे कैपिटल से 1-1.5 घंटा दूर है। बिल्कुल ऐसे आप नारायण चले जाए, अभी मैं गया था, डिजास्टर इंटरनेट है। ये इसको फिक्स करने की जरूरत है। और मैंने देखे वहां जाके अपने किसी टेलीनॉर की सिम वगैरह ली और मैंने अपने गोरे को बताया कि जी हाँ, यहाँ पहाड़ों में ना चूंकि पहाड़ है तो इंटरनेट है। तो उसने कहा कि भाई स्विट्जरलैंड से ज्यादा पहाड़ है यहाँ पर जो इधर इंटरनेट नहीं है। बिल्कुल ठीक है। हम लोग एक्सेप्ट जल्दी ठीक है। कर लेते हैं। सुहेल साहब, यूनिवर्सिटीज के ऊपर कमेंट कर दीजिएगा प्लीज, क्योंकि टाइम शॉर्ट है, जरा यूनिवर्सिटीज के ऊपर कमेंट कर दीजिएगा। सर यस, यूनिवर्सिटी देखिए, फिर वही बात, ये मैं चाहता ये हूँ कि जो भी कुछ दिन पहले मैं वीसी यूईटी यूनिवर्सिटी के साथ भी था, हम लोगों को अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर एक हेल्प डेस्क बनाना चाहिए जो इन बच्चों का इस बारे में इन होने में मदद करे। यूनिवर्सिटीज को कोई आइडिया नहीं है, दे आर जस्ट क्रिएटिंग ए डिग्री होल्डर। और मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ, आप एंकर पर्सन है, आप और आपके सामईन से सवाल करता हूँ, जिस दिन आप डिग्री करके अपने वर्क डेस्क पे गए तो उस डिग्री ने आपको कितना फायदा पहुंचाया, सिवाय कि आपको जॉब मिल गई। एग्जैक्टली, फिर एक्सपीरियंस की तरफ आ गए। सुहेल साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, बहुत शुक्रिया। सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, मैं इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। सुबह सवेरे